देखेंगे 10 पॉइंट इस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला तो यही क्वेश्चन है, जो डायग्राम बनाए इसको क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। ये दोनों बैलेंस फोर्स है अनबैलेंस है? बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स में एन इक्वल टू, सवाल ये है कि एन और एम जी जो है, जो नॉर्मल फोर्स है और एम जी फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है ये बताना आपको। गुड। ये बोले हैं कि एन जो है और एम जी दोनों किस पे एक्ट कर रहा है? एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। जबकि एक्शन रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरत होती है? दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करने चाहिए, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करने चाहिए। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हो तो एन एंड एम जी ए आर पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्लियर हो गया होगा लोगों को? लॉजिक भी पता चल गया। तो एक्शन रिएक्शन पेयर कौन होगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या बताएंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर कौन होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर कौन होगा? ओके, जो नॉर्मल बॉडी पे लग रही है, जो नॉर्मल टेबल पे लग रही है। एक तो ये हो गया, सही बोल रहे हैं आप। दूसरा और कोई एग्जांपल बताएगा? दूसरा और एक और एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे है, एक और एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक और एक्शन रिएक्शन पेयर है। उसी तरह से बोल सकते हैं कि एम जी कौन लगा रहा है? एम जी अर्थ लगा रहा है। एम जी फोर्स से अर्थ खींच रहा है, तो ब्लॉक भी क्या कर रहा होगा? ब्लॉक भी इतना ही फोर्स से खींच रहा होगा। ब्लॉक भी इतना ही फोर्स से किसको खींच रहा होगा? अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा। समझ आई बात? तो वो क्या बनाएंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। जिस तरह से दिखाया आपने कि अर्थ ने ब्लॉक पे क्या लगाया? नॉर्मल। तो ब्लॉक भी अर्थ पे क्या लगाएगा? तो एक तो एक्शन रिएक्शन वो बनाएगा, दूसरा कौन बनाएगा? नॉर्मल तो हो ही गया। दूसरा जो है अर्थ किसको खींच रही है? अर्थ जो है ब्लॉक को खींच रही है, तो ब्लॉक भी क्या करेगा? अर्थ को खींचेगा। तो वो कौन से पेयर होंगे? एक्शन रिएक्शन होंगे। क्यों होंगे वो? दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। दोनों किस पे काम कर रहे हैं? याद रह जाएगा। तो डेट एन इज इक्वल टू एम जी यहाँ पे लिखें। एन इज इक्वल टू एम जी में क्या साइंस है? साइंस बताएंगे। एन इज इक्वल टू एम जी में क्या साइंस है? साइंस, इसके अंदर क्या साइंस छिपा हुआ है? तो साइंस ये है कि देखें, जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना, जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना उसके ऊपर के मास को जिस गुना कर देते हैं। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स निकालना उससे ये कब लागू होगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ? वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ। ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ, तो वहाँ पे कैसे नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेंगे आप? जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना उसके ऊपर के मास को किससे गुना कर लेंगे? जिस मैग्नीफाई कर देंगे। क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मल निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? एन इज इक्वल टू एम जी में लिखा हुआ ये कौन सा मास है? ये कौन सा मास है? ये कौन सा मास है? जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना उससे ऊपर का मास है। जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना उससे ऊपर का मास है, तो उससे ऊपर का मास को किससे गुना कर देते हैं? जिस गुना कर देते हैं। क्या निकल के आ जाता है? नॉर्मल फोर्स निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया होगा लोगों को? अगर एसलेट कर रहा होगा, वर्टिकल में कुछ एसलेशन से चल रहा होगा, तो जी इफेक्टिव यूज कर लेंगे। या चांद वांद पे ले जाओगे तो क्या यूज कर लोगे? जी इफेक्टिव यूज कर लोगे नॉर्मल की वैल्यू के लिए। क्लियर हो गया होगा? ये फंडा जो है टेंशन में क्या बताया था? टेंशन में जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना उससे उसके नीचे के मास को, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना था उसके नीचे के मास को जिस गुना करते थे। यहाँ पे क्या बताया? जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है उससे ऊपर के मास को जिस गुना कर देना। बताएंगे यहाँ पे नॉर्मल, इसके ऊपर का मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। m3 m2 पे कितना नॉर्मल लगाएगा? m3 m2 पे m3 जी। हाँ, ऊपर नीचे दिख जाता है। ऊपर नीचे जी दिख जाता है। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल मेजर करना उससे ऊपर के, उसके ऊपर के मास को जिस गुना कर लें। यहाँ पे नॉर्मल मेजर करना था, इसके ऊपर के मास को जिस गुना कर लिया। अर्थ जो m1 पे कितना नॉर्मल लगा रहा है, तो उसके ऊपर का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। यहाँ पे कितना नॉर्मल लगा रहा है? m2 प्लस m3 इंटू जी। यहाँ पे कितना नॉर्मल लगा रहा है? m3 इंटू जी। फिनिश। ये कब तक लागू होगा? वर्टिकल इक्विलिब्रियम में प्लस कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। कल बोला कि इसको और किसी फोर्स से पुल किया जा रहा है, तो आगे फिर से तो चेंज करना होगा सिचुएशन। बट फिलहाल जो है
जहाँ पे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, उस केस में जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना, उसके ऊपर के मास को जिससे क्या कर देते हैं, तो मैग्नीफिकेशन कर देता है। किसी दो पॉइंट के बीच में नॉर्मल का रेशियो निकालना होगा, आइडेंटिफाई कर लोगे। नॉर्मल का तो वैल्यू निकालना या मशीन की रीडिंग निकालना, तो ऐसा कुछ दे दिया गया। ये बोला गया कि क्या है हमारे पास, कितने कॉइन्स दिख रहे हैं, ये कॉइन्स है, सभी का मास क्या है, तो एम है। ईच कॉइन हैज मास एम, हर एक का मास कितना है, एम है। 9 दिख रहा है, 9 है। अब कितने हो गए, सवाल में दिया हुआ कि सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। सारे कॉइन क्या हमारे, सारे कॉइन आइडेंटिकल हैं। सारे कॉइन आइडेंटिकल हैं। क्लियर हो गया होगा लोगों को, सारे कॉइन आइडेंटिकल हैं। सवाल ये है कि ग्राउंड से 3 और 4, ग्राउंड से 3 और 4 एंड टॉप से 3 और 4 के बीच का नॉर्मल निकालना। ग्राउंड से 3rd और 4th, ग्राउंड एंड टॉप, ग्राउंड से 3rd और 4th के बीच का नॉर्मल एंड टॉप से 3rd और 4th के बीच का नॉर्मल। ग्राउंड से 3rd और 4th के बीच का नॉर्मल, टॉप से 3rd और 4th के बीच का नॉर्मल। ग्राउंड से 3rd और 4th कितना, 7 mj। काउंटिंग करो, बहुत आसान काम है। ये ग्राउंड से 3 और 4, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। 3 के बाद कौन आएगा, 4, तो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में। तो इसके ऊपर का मास देख लोगे, तो इसके ऊपर का मास जो है हमारे पास, तो उसके ऊपर का मास को जिस गुना कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, तो डेट विल 7 mg। इसका आंसर कितना हो गया, 7 mg हो गया। ग्राउंड से 3rd और 4th में 7 mg। वैसे टॉप से 3 और 4, टॉप से थे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है, तो उसके ऊपर कितना होगा, तो 3 mg हो जाएगा। जस्ट काउंटिंग ही करनी है। टॉप से 3 और 4 यहाँ पे आ जाएंगे, टॉप से 3 और 4, तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है उसके ऊपर के मास को क्या मैग्नीफिकेशन करना, जिस मैग्नीफिकेशन करना, तो डेट विल गिव यू, तो 3 mg है, ये 3 mg आ जाएगा। टॉप से 3rd और 4th 3 mg आ जाएगा नॉर्मल। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो फर्दर जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है उसके ऊपर के मास को कैसे गुना कर लेते हैं, तो जी से मैग्नीफिकेशन कर लेता है। तो नॉर्मल फोर्स के बारे में तो वन मोर पॉइंट, कल आपको तो बताया था कि नॉर्मल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ से मिलेगा। कल बताया था एक दो तरह का केज लेना, पैरोट होते हैं, पैरोट 2 तरह के केज में बनना है। एक क्या हमारा पैरोट ले, पैरोट एक जो है तो एयर टाइट केज में है, एयर टाइट केज तुमने ग्लास वाला देखा होगा जिससे एयर नहीं निकल सकता। और दूसरा कैसा हमारा, जिसमें क्या होगा तो एयर इन एंड आउट हो सकता है, एयर टाइट है, जिसमें मछली वगैरह रखते हैं। मछली में पानी होता है ना, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो जब पानी पड़ेंगे। फिलहाल जो है हवा के बारे में पढ़ रहे हैं। एयर टाइट केज है। और ये क्या हमारा ओपन केज ले लें। ओपन केज का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल होता है, जो नेचुरल होता है। समझ आया कुछ बॉक्स रहेगा, बॉक्स क्या रहेगा तो ओपन रहेगा, इसमें लाइन बने रहेंगे। ये समझ आई बात नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ओपन हो गया। ये अगर आपको बॉक्स चाहिए पूरा तो ऐसा आप देख लें, क्यूब बना ही लें। वैसे फ़ोटो में कुछ है नहीं, आपको तो इमेजिन कर लिया होगा आपने कि ऐसा केज होता है, कभी ना कभी हर एक लोगों ने देखा है।
उसमें भी देखा होगा ना आप, उसमें जाते हैं चिड़ियाघर या जहाँ पे शेर वेर को पिंजरे में देखते होंगे ना, और उसका भी तो जाल बना होता है ना। ये क्या है, तो ये एयर टाइट है, एयर टाइट है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे जो है तो ये पैसेज रहेगा, होल किया हुआ। समझ आई बात नहीं आई? ये एनालाइज कर लिया होगा। दो पॉसिबिलिटी, एक बार क्या है हमारे पास, तो एयर टाइट है, दूसरी बार में दोनों में तो कंपैरिजन करना होता है, नॉर्मल का ही गेम है यहाँ भी। ये क्या था, एयर टाइट है, इसमें सपोज करें कि आपने एक चेन लगा रखा है, दोनों केस को तो हवा में लटका रखा है। पहले क्या था, पैरोट कहाँ पे बैठा हुआ, तो पैरोट जो तो सरफेस पे है, दोनों केस में पैरोट कहाँ पे है। मान ली केज का भी है, तो मास कितना है 10 किलो, दोनों केस में केज का मास कितना हमारा 10 किलो, और जो पैरोट है तो 1 किलो का पैरोट है। इनिशियली सिचुएशन कहाँ पे रखा हुआ, इनिशियली बोला जा रहा है कि पैरोट जो है सरफेस पे है, पैरोट कहाँ पे है, सरफेस पे है, यहाँ पे। और यहीं पे रख लो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लो कि वेइंग मशीन लगा हुआ, जो वेट मेजर करता हो, यहाँ पे मशीन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ, मेरे पूरे सिस्टम को वेट मेजर कर रहा है। इधर ऊपर में देख लें, क्या देख लें, यहाँ से बेटर रहेगा, यहाँ से टेंशन ही देख लें आप। चलें फिलहाल जो है कि अगर सिर्फ पैरोट नहीं होता तो कितना लाइक बताएगा ये। पैरोट नहीं होगा तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस कितना रिकॉर्ड करेगा, तो 10 न्यूटन लाइक 10 kg या 10 इंटू जी, टेंशन के फॉर्मेट में कितना 10 इंटू जी, जो केज का वेट है वो एक्ट करेगा वहाँ पे ऊपर स्प्रिंग बैलेंस में। तो हाँ 10 इंटू जी या 100 न्यूटन बोले, हाँ है नहीं, 100 न्यूटन मान के अगर काम कर रहे हैं, जी के वैल्यू 10 मान के काम कर रहे हैं। अब जो है तो अगर पैरोट को बैठा देंगे तो क्या मेजर करेगा, पैरोट को भी बैठा दिया, पैरोट को यहाँ बैठा दिया, 1 किलो का पैरोट है, मान लिया वर्चुअली 1 किलो का यूजुअली होता नहीं है, बट 1 किलो मान लिया, 1 किलो का पैरोट है। कितने लोगों ने तोता को नहीं देखा अभी तक, देखा है, गुड, देख लिया सब लोगों ने। चलते 1 किलो का तो यार नहीं होता, 250 ग्राम बहुत है उसके लिए। लॉन्ग टर्म में हो जाता है, वो एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट जो है कि यूजुअली नॉर्मली जो है तो 1 किलो का मिलेगा नहीं तुम्हें। नॉर्मली जैसे कल कबूतर आया था ना, कबूतर का यूजुअली कितना वेट माना जाता है, 250 ग्राम 300 ग्राम का नॉर्मल होते हैं ये, स्पेशल केस वाले अलग हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लिया सपोज थोड़ी देर के हमें वर्चुअली कंपेयर करना है, जब यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है, बॉटम पे है, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करेगा, तो लाइक 11 जी 110 न्यूटन कितना रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर बैठा हुआ था, स्प्रिंग बैलेंस कितना रिकॉर्ड करेगा, दोनों समझ में आ गए नहीं, वो एयर टाइट है, ग्लास पैक्ड है, और ये क्या है, उसमें एयर इन आउट नहीं हो सकता, इसमें एयर इन आउट हो सकता है। क्लियर बात है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि दोनों, इसमें भी 110 न्यूटन दिखा रहा है, वहाँ भी कितना दिखा रहा है, 110 न्यूटन। अब सुनोगे, अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब ये पैरोट हवा में उड़ जाएगा, पैरोट कहाँ उड़ गया, तो जो रीडिंग है वो चेंज करेगा नहीं करेगा, रीडिंग है चेंज करेगा नहीं करेगा। क्लियर बात हो गई, सिचुएशन क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी सॉल्यूशन तो समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन है कि पहले 110 न्यूटन था यहाँ भी और यहाँ भी, अब कहाँ पैरोट चला गया, अब वो जो बॉटम पे बैठा हुआ नहीं, वो क्या कर रहा है, वो हवा मोड़ रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है, हवा मोड़ रहा है, तो वो जो दीवार वाल से कोई कांटेक्ट नहीं है, कंप्लीट कहाँ पे है वो, एयर में, यहाँ भी और एयर में और यहाँ भी। तो बोल रहा है कि उसकी रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा सेम रहेगा, तो तुम्हें यह कमेंट्री करनी है। समझ आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी बताओगे। 110 न्यूटन दोनों में था रीडिंग, अब दोनों कहाँ चला गया, दोनों केस में तो पैरोट एयर में उड़ रहा है, लाइक साइड वाइज, और किस तरह कोई कांटेक्ट वॉल्स से नहीं है, किस तरह कोई लाइक हवा में रहने के लिए वो
कहीं से कोई सपोर्ट नहीं ले रहा, न इस केस में ना उस केस में, कहीं कोई सपोर्ट नहीं ले रहा। कंप्लीट कहाँ पे है? तो रीडिंग पे इफेक्ट पूछा जा रहा है। रीडिंग पे क्या पूछा जा रहा है? ये 110 न्यूटन ही रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। दो केस है, ये और ये। चलें, ये बोला जा रहा है कि ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एयर टाइट में क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा, और इसमें क्या कर जाएगा? तो चेंज कर जाएगा। इसमें क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। और बेसिकली क्या बोले हम? तो डिक्रीज कर जाएगा। अब सेम रहेगा क्यों? तो इसका लॉजिक बताएंगे। देख, बहुत आसान लॉजिक है, नॉर्मल का ही लॉजिक है। किसका लॉजिक है? नॉर्मल का लॉजिक है। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे पहले जो है तो सरफेस पे बैठा हुआ था, तो सरफेस पे क्या लगा रहा था? वो जो पैरोट था डायरेक्टली क्या लगा रहा था? नॉर्मल लगा रहा था। क्या लगा रहा था? अब उसका वेट किसके थ्रू एक्ट कर रहा था? जो पैरोट का वेट है, तो उसका रीडिंग यहाँ पे किसके थ्रू आ रहा था? कांटेक्ट में है ना पैरोट का, लेके पैरोट जो है केज के कांटेक्ट में है, तो केज पे किस तरह से ट्रांसफर कर रहा था? नॉर्मल के थ्रू ट्रांसफर कर रहा था। अपना वेट उस पर किस तरह से ट्रांसफर कर रहा था? नॉर्मल के थ्रू ट्रांसफर कर रहा था। समझ आई बात? अरे कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगाएगा ना उस पर। कांटेक्ट में है तो क्या लगाएगा? वो कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। यहाँ पे कांटेक्ट में है, या मान लो इस सरफेस पे क्या है? पैरोट हमारा, पैरोट सरफेस पे किस में है? तो कांटेक्ट में है। तो क्या लगा रहा होगा इस पर? कांटेक्ट फोर्स नीचे लगा रहा होगा। समझ आई बात? नहीं है? मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो केज है और पैरोट दोनों को क्या मान लो? कंबाइंड ऑब्जेक्ट मान लो। क्या मान लिया? तो उसका जो है तो नॉर्मल जो है तो उस पर लगा रहा होगा, प्लस इसका अपना जो केज का अपना वेट लग रहा होगा। केज का अपना वेट लग रहा होगा। केज का अपना वेट mg और नॉर्मल के थ्रू एक्ट कर रहा होगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? तो mg दोनों का m प्लस m इंटू जी एक्ट कर रहा होगा। टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर में? जो केज है उसका वेट भी एक्ट कर रहा होगा और पैरोट का भी वेट एक्ट कर रहा होगा कम्प्लीटली। एक्शन के बीच में ट्रांसफर कैसे हो रहा होगा? तो चूंकि कांटेक्ट में, तो क्या कर रहा होगा? ये इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, जिसके कारण उस पर रीडिंग आ रही होगी। हाँ या नहीं? अब दूसरे केस में जब ये हवा में चला जाएगा, फिर से नॉर्मल का ही कॉन्सेप्ट है। जब पैरोट कहाँ पे उड़ रहा है? हवा में उड़ रहा है। तो अब जो है सरफेस के कांटेक्ट में कौन है? पैरोट नहीं है। अब लेकिन जो केज के सरफेस के कांटेक्ट में कौन है? एयर है। एयर के कांटेक्ट में कौन है? पैरोट है। पैरोट एयर में हैंग कर रहा, तो अपना वेट कहाँ पे ट्रांसफर किए हुए? हवा में ट्रांसफर किए हुए। उसको जितना उसका वेट है उतना रिएक्शन कहाँ से ले रहा है? वो एयर से ले रहा है। जितना पैरोट का वेट है हवा में उड़ने के लिए, उतना रिएक्शन उसको कहाँ से मिल रहा है? अरे एयर पे तो पंख फड़फड़ाता है ना। एयर पे क्या करता है वो? केज के अंदर एयर टाइट केज है। केज के अंदर क्या है? एयर टाइट केज का मतलब क्या होता है? उसके अंदर एयर पैक्ड है, उसके अंदर हवा जो है तो है ही, एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। समझ आई बात? उसको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए होता है। चले फिलहाल हवा है उसके अंदर। क्या है? उसके अंदर हवा है। पहले यहाँ बैठा हुआ था, उसका वेट डायरेक्ट तो केज पे ट्रांसफ़र हो रहा था। अब जो है तो वो उठ गया, हवा में चला गया। अब केज के कांटेक्ट में कौन है? एयर। और एयर के कांटेक्ट में कौन है? अब पैरोट पे जो जितना उसका वेट है उतना रिएक्शन कौन दे रहा है? तो पैरोट जो है अपने वेट के बराबर रिएक्शन किस पे लगा रहा है? हवा पे। एयर पे लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? एयर पे लगा रहा है। और एयर किस पे लगा देगा? तो केज पे लगा देगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ इस केस में, पहले केस में जो वेट रहेगा तो क्या रहेगा? मेजरमेंट क्या रहेगा? उसके ऊपर स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग क्या आएगी? सेम आएगी। क्या आएगी? समझ आ गया? पहले केस में स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग सेम आएगी, जबकि इस केस में अब हर एक बच्चा एक्सप्लेन कर देगा। इस केस में जो फड़फड़ाएगा अपना वेट ट्रांसफ़र करेगा एयर पे। एयर क्या हो सकता है? बाहर जा सकता है।
तो उसके वेट का इफेक्ट जो है 100% नहीं आएगा। जो जितने एरिया जितने लेकर जो भी उसके रॉड्स होंगे, तो रॉड्स पे जितना लेकर रिएक्शन होगा तो वो तो ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा, तो एयर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उस केस में तो जो उसका रीडिंग है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कॉमन से एग्जांपल देख सकते हो तुम, डैम वगैरह देखा कभी डैम, तो डैम में क्या अगर डैम जो है तो दीवार का बना हुआ, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर, पानी का प्रेशर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, समझ आई बात नहीं। जबकि उसमें क्या कर दोगे, होल कर दोगे, क्या कर दोगे, तो प्रेशर घट जाएगा बढ़ जाएगा, घट जाएगा ना। तो ऐसे बोलो ज़रा कि अगर पूरा कंप्लीट टाइट है तो क्या होगा, हमारा एयर अंदर में ही है, तो क्या होगा, पूरा जो पहले जितना रिएक्शन दिखा रहा था उतना बाद में भी रिएक्शन दिखाएगा। जबकि बाद में जो है अगर ये ओपन केज है तो एयर क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, जितना उसका वेट है वो उस एयर पे तो जा ही रहा है, बट वो एयर ही लीक कर जा रहा है, वो एयर क्या कर जा रहा है, समझ आई बात नहीं है। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन घट जाएगा तो रीडिंग क्या हो जाएगी, या डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया अगर लोगों को, जिसको दिक्कत है पूछ लेगा। ये कॉमन से क्वेश्चन दिए रहते हैं। डायग्राम सामने तो है, लेफ्ट वाला एयर टाइट ही है। नॉर्मल ऐसे लगाते हैं आप, आपको दिक्कत है तो यहाँ पे देखें, ये बर्ड है हमारा। इनिशियली बर्ड जो था तो कहाँ पे है, ये ऐसा दिखाएं, ये इनिशियली बर्ड हमारे यहाँ पे है। तो केज का वेट नीचे और इस बर्ड का भी वेट नीचे। बाद में ये बर्ड कहाँ उड़ गया, दूसरे केस में, दूसरे केस में तो हमारा जो है तो ये बर्ड एयर में यहाँ पे हैंग कर रहा है। तब ये वेट अपना कहाँ पे रिएक्ट कर रहा होगा, एयर पे। और एयर किसके कांटेक्ट में है, एयर जो है इसके कांटेक्ट में है। ये एयर जो है ब्लॉक के कांटेक्ट में, तो ब्लॉक ने एयर पे लगाया और एयर किस पे लगा देगा, तो सरफेस पे लगा देगा। समझ आई बात कुछ। ऐसा देखो तुम, ये तुम्हें एग्जांपल समझ में आया था, ऐसा ऐसा यहाँ पे कितना नॉर्मल लगता है, इस सरफेस पे कितना नॉर्मल लगता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए M2 और M1 है, तो इसका वेट भी एक्ट करेगा और इसका वेट भी एक्ट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होगा, M1 + M2 इंटू जी। क्लियर बात है। थोड़ी देर के लिए इसको M1 को हटा दें, M1 में तो ब्लॉक का जगह पे क्या मान लें, एयर मान लें। तो M2 अपना वेट किस पे दे रहा है, एयर पे, और एयर अपना वेट किस पे लगा रहा है, समझ आई बात नहीं। तो इसका जो वेट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये कब लागू होगा, जब एयर टाइट होगा, एयर लीक नहीं करेगा तब लागू होगा। समझ आई बात। M2 जो है हवा में जब चला जाएगा तो किस पे रिएक्शन मारेगा, वो हवा में क्यों लटका हुआ, क्योंकि उतना रिएक्शन उसको एयर से मिल रहा है, तभी वो एयर में हैंग किया हुआ। अरे एयर के कांटेक्ट में रह के पानी पे किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसको नॉर्मल मिलता है, नहीं मिलता है। तो पानी को हटा के उसमें हवा रख दो वहाँ पे। हाँ तो लग रहा है ना, ये हवा है तो इसके ऊपर लगा रहा है, इसलिए तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल। इसका वेट बैलेंस किए हुए है, इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। ये जिस भी कांटेक्ट में रहेगा, पानी के कांटेक्ट में रहेगा तो पानी नॉर्मल देगा, हवा के कांटेक्ट में रहेगा हवा नॉर्मल देगा, सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा सरफेस नॉर्मल देगा। जिस भी सिस्टम के कांटेक्ट में रहोगे, तो जब कांटेक्ट में रहोगे तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। यहाँ पे M1 होता तो कोई दिक्कत नहीं था ना किसी को। तो M1 को हटा के यहाँ पे एयर मान ले, एयर का कोई ब्लॉक है तो क्या लगा रहा होगा वो, एयर फोर्स लगाता है। तुम्हें समझ में आता नहीं आता, एयर पंखा चल रहा लग रहा तुम्हारे, फील कर रहा हो नहीं कर रहा हो, या तुम्हें जाता अपने ऊपर डायरेक्ट पंखा मारते हो कभी, बोलो डायरेक्ट मेरे ऊपर ही मारो पूरा। ये तो लड़ाई हो जाती है गर्मी के दिन में, क्या उसकी तरफ कूलर घुमा दिया, पंखा इधर घुमाओ। होती है ना, हवा का ही फोर्स लगता है ना, हवा का फोर्स रहता है यहाँ पे। तो ऐसे वो क्या कर रहा है, जब उड़ेगा तो क्या करेगा, अपना पंख फड़फड़ाएगा ऐसा ऐसा। तो पंख फड़फड़ाएगा तो क्या मिलेगा उसको, एयर का रिएक्शन मिलेगा। समझ आई बात नहीं आई।
क्लियर बात है। कभी उड़ते समय देखा उसे पंख फड़फड़ाता है या डायरेक्ट उड़ जाता है? जैसे तुम स्विमिंग कर लिया, हाथ पैर मारना पड़ता है, उसको भी क्या करना पड़ता है? तुम पानी में तैरते हो, वो कहाँ तैर रहा है? वो हवा में तैर रहा है। चलें फिलहाल जो है तो इतना ही बहुत इनफ है। क्वेश्चन एक ही पूछ रहे हैं कि क्या किस केस में रीडिंग चेंज होगा, किस में रीडिंग चेंज नहीं होगा। तो नॉर्मल की बातें तुम्हें समझा दी गई, नॉर्मल एंड टेंशन की बातें समझा दी गई। क्लियर हो गया होगा? बताओ बेटा टेंशन के बारे में। नॉर्मल का तो मैग्नीट्यूड क्या था, वेरी कर रहा था। हर एक केस में देखा कि जहाँ पे नॉर्मल निकालें उसके ऊपर के मास को जिस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बट डायरेक्शन क्या बताया था? कॉन्टैक्ट सरफेस परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। किसका डायरेक्शन होता है? नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। टेंशन के बारे में क्या बताएंगे? तो टेंशन जो है तो जिस पॉइंट पे टाई अप किया हुआ उस पॉइंट से देखते हैं अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन का डायरेक्शन हो गया। और टेंशन निकालने के लिए नियम भी देख लिया था, जिस पॉइंट भी निकालना उससे। तो कुछ पॉइंट टेंशन में हम लोग और ऐड कर लेते हैं, बाकी हम लोग अलग से तो क्वेश्चंस पे आएंगे, बट टेंशन में कुछ पॉइंट और ले लेते हैं। दो तरह का स्ट्रिंग दिखा दिया था कल, एक लाइट स्ट्रिंग और दूसरा है अभी। लाइट में क्या बताया था, कुछ याद है? लाइट में हर एक पॉइंट पे काइट वाला लाइट था, मासलेस था। अब बोला M1 M2 M3, देख लो M1 M2 M3। टेंशन बच्चा बता रहा है। टेंशन यहाँ पे M1 जी, यहाँ पे M1 प्लस M2 जी, यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस M3 जी। नीचे से ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। नीचे जाएंगे यहाँ M1 जी, M1 प्लस M2 जी, यहाँ पे कितना M1 प्लस M2 प्लस M3 जी, हाँ या नहीं? तो टेंशन बढ़ रहा है, दिख गया। बाकी क्या और क्या 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 नियम है? यहाँ से यहाँ तक टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। मासलेस वाला स्ट्रिंग है तो यहाँ से यहाँ तक है टेंशन सेम रहेगा। आंखों खोल के आंखों के देखेगा, यहाँ से यहाँ तक ही सेम बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। कितना रहेगा? और यहाँ से यहाँ तक इसका इसमें साइंस क्या है? साइंस क्या है इसमें अंदर? वो तो ठीक है, एक साइंस तो निकल गया। दूसरा साइंस के बीच में मास आ जाता तो टेंशन चेंज हो जाता। अगर ये M2 नहीं होता तो वहाँ से वहाँ तक टेंशन क्या होता? फिर से यहाँ पर ये नहीं होता। अगर ये नहीं होता, यहाँ से यहाँ, ये अगर M2 नहीं होता तो यहाँ से यहाँ टेंशन क्या रहता है? सेम। बट यहाँ पे कोई मास इंट्रोड्यूस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टेंशन चेंज कर जाएगा। समझ नहीं है बात? अब यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो क्या होता हमारा? समझ आ गया लोगों को? तो ये लाइट ऑब्जेक्ट में केस है। तो बाकी अब देखें, इसको मोटा कर दूँ, इसको मोटा स्ट्रिंग बनाना तो कैसे बनाओगे? इसी को मोटा स्ट्रिंग बना दे, बोलोगे ये मोटा स्ट्रिंग हो गया। ये क्या हो गया? मोटा स्ट्रिंग हो गया। ये स्ट्रिंग ऐसा मोटा है तो इसको क्या बोलते हैं? हेवी स्ट्रिंग, थिक स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग विथ मास, अ स्ट्रिंग विथ मास। तो फिर से कहीं किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना है। ये डायलॉग आगे भी आता रहेगा, किसी दूसरे चैप्टर को सॉलिड्स पढ़ रहे होगे वहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमें। जो भी डायलॉग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जो आता किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना है। यहाँ पे T1 T2 वैसे तो एक तो बता ही दोगे, घट रहा है बढ़ रहा है? ऊपर जाने से घट रहा है बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे होगा ना। मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे क्यों होगा? तो यहाँ पे मैक्सिमम मास हो जाएगा। यहाँ पे क्या मास हो जाएगा? तो मैक्सिमम टेंशन टॉप पे है, हाँ या नहीं? उसके अलावा जो है तो अब देख लो, ये लिखा रहता है ऊपर, देगा पूरे स्लैब का मास कैपिटल M दिया रहता है। पूरे स्लैब का मास कैपिटल M और लेंथ कितना दिया हुआ? तो क्या बताएंगे? 1 मीटर का कितना आ जाएगा? L लेंथ का मास M है, L लेंथ का मास, तो यूनिट लेंथ का कितना आ जाएगा? M/L आ जाएगा। यूनिट लेंथ का मास M/L। क्लियर बात है? तो x मीटर का मास कितना आ जाएगा? M/L इंटू एक्स। बाई मीटर का मास M/L इंटू बाई 1 का M/L इंटू बाई 1, ऐसे याद रह जाएगा। तो ऐसे पहले तो मास बता दें आप, क्योंकि मास पता गया तो पता चल गया। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करना होता है? उसको जी से गुना कर देना होता है। मास पता चल गया जिस पॉइंट पे तो निकालना है, उसके नीचे का अगर मास पता चल गया तो उसके नीचे का मास पता चलने के बाद क्या करना होता है? तो जी से गुना कर देना होता है। देखोगे ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है। मान लिए कितना है? बाई 1 बाई 2 बाई 3 है। बाई 1 है, ये बाई 2 है, ये बाई 3 है। तो मास पता चल गया। बाई 1 वाले का कितना मास?
बाई वन वाले का कितना मास, m/l/1। टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, m/l/1 जी, m/l/1 जी, m/l/1 जी। तो बाई टू वाले सेगमेंट का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू बाई टू, जी से गुना कर दो क्या बन जाएगा, तो m/l बाई टू जी। m/l/2 जी। और T3 की वैल्यू बता दोगे तुम, m/l इंटू बाई 3 इंटू जी। क्लियर है। कौन बताएगा मिड पॉइंट पे टेंशन कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट पे m/2 मास हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्लैब है तो पूरे स्लैब का मास m है, तो आधे स्लैब का कितना हो जाएगा, m/2। तो m/2 इंटू जी लिखोगे, टेंशन है मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे टेंशन, और टॉप पे कर लोगे नहीं सब। और कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है, बॉटम से l/4 पे, बॉटम से l/4 पे टेंशन कितना, mg/4, बॉटम से l/4 पे टेंशन mg/4। तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। भाई डिस्टेंस दिया रहता तो भाई के लिए लिख सकते हो, और बाकी जो है तो किसी पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हो। ये थिक के लिए बता दे, मोटा के लिए, किस लिए बता दिया, मोटा स्ट्रिंग थिक स्ट्रिंग के लिए ऐसा कर दिया। रेडी हैं सब लोग। तो आप बता दो, यहाँ पे एक ब्लॉक भी लटका हुआ, मोटा स्ट्रिंग है, साथ में क्या लटका दिया, ब्लॉक लटका दिया m1 मास का ब्लॉक लटका दिया गया, m1 मास का ब्लॉक लटका दिया गया। ऊपर देगा, आप T1 की वैल्यू बताओगे, आप बोलेंगे कि T1 यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, T1 वाला में, तो पहले जितना मास था इतना मास तो था ही, m/l/1 था इतना इस सेगमेंट का, और ये भी कितना हो जाएगा, m1 जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया अब यहाँ से, m1 प्लस m/l/1 जी। m समझिया, ये बोल रहा ऊपर देखो, वंस मोर डायग्राम अलग से दिखा देता हूँ। ये बोला कि ये जो येलो वाला स्लैब है, येलो वाला क्या है, मोटा तो स्ट्रिंग है, मास m लेंथ है, और ये क्या है तो m1 मान ले। अब बोला इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन, ये कितना डिस्टेंस है, बॉटम से बाई डिस्टेंस है। टेंशन बताना, लटका हुआ सिस्टम है। यहाँ पे बताना, यहाँ पे हर एक बच्चा बता सकता है, m1 इंटू जी। उसके नीचे का मास कितना दिख रहा है, m1 इंटू जी फिनिश, उसके नीचे का मास m1 इंटू जी। यहाँ पे टेंशन। अब यहाँ पे कौन बताएगा इसके नीचे का मास, तो इसका मास हो गया m/l बाई प्लस m1। ठीक है। ये हाँ, यहाँ पे टेंशन की बात कर रहा हूँ, तो इसके नीचे का मास इंटू जी, इसके नीचे का मास इंटू, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उसके नीचे के मास को जी से गुना कर देंगे। डायलॉग याद रह जाएगा। तो फिलहाल लटका हुआ सिस्टम है तो टेंशन निकाल सकते हो तुम, और रखा हुआ सिस्टम में नॉर्मल निकाल सकते हो। और नॉर्मल का डायरेक्शन और टेंशन का डायरेक्शन आपको याद हो चुका है। तो इन पे जो क्वेश्चंस हम लोग आएंगे, बट जो है एक और फोर्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो बेहतर रहेगा। तो वन मोर फोर्स इज द सूडो फोर्स। सिमेट्री चारों को फोर्सेस का क्वेश्चन एक साथ स्टार्ट कर लेंगे। सूडो फोर्स, 4 फोर्स एक साथ लेंगे, फिर कौन सा फोर्स आएगा नेक्स्ट में जाएंगे तो पांचवा में फ्रिक्शन आएगा। 4 फोर्स फिर फिलहाल यहाँ पे आ जाता है। बाकी इसको इस चैप्टर में कुछ तो स्प्रिंग के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, बट स्प्रिंग को हम डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी में जा करके, या कुछ उसका पार्ट बचा हुआ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं।
बट जो है कि तो ये 4 फोर्स तो सीरीज होते हैं। पहला तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, तीसरा तो सूडो फोर्स, तीसरा तो टेंशन फोर्स, और चौथा कौन सा, सूडो फोर्स। टेंशन फोर्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करने बताया था, क्या करा जा करके कि किसी स्ट्रिंग को लो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचो, देखो क्या क्या होता, टाइट हो जाता। टाइट होने के बाद और क्या क्या होता, तो वेरियस तरह का साउंड निकलेंगे उससे। साउंड जो गिटार विटार देखा होगा ना, गिटार के स्ट्रिंग टाइट होते हैं, लूज होता है, टाइट होता है तो साउंड निकलता है। या और भी जो है तो तुमने आर्चरी का गेम सुना होगा, धनुर्धारी, तो उसमें भी स्ट्रिंग को क्या करना पड़ता है, तो टाइट करना पड़ता है, पहले चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे गेम सभी कब यूज होंगे। कोई भी इस तरह के सिस्टम कब यूजफुल होता है, जब उसमें टेंशन होगा, दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शन में क्या लगाओगे, फोर्स लगाएंगे। वही डायलॉग तो याद होगा कि दोनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाने तो टेंशन भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। दोनों डायरेक्शन में इक्वल, स्ट्रिंग पे दोनों डायरेक्शन में क्या करो, इक्वल फोर्स लगा दो, टेंशन भी क्या आएगा हमारा, तो सेम आएगा। हाँ या नहीं, टेंशन भी क्या आएगा, ठीक है। ये बाकी जो काफ़ी कोई लोग जिम जाता है, नहीं जाता, कोई नहीं जाता, जाते हो ना, तो उसमें लटकने वाला एक गेम होता है। तो लटकने में तुम्हें लटक करके पूरा जो है तो स्ट्रेट अपने चेस्ट को लिया, तो उसके रॉड के पैरेलल में लाते हो। हाँ, पार्क में भी हो जाता है, या काफ़ी लोग पेड़ पे भी करते रहते हैं। तो वो भी एक सिचुएशन, तो वो भी 2-3 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा इस चैप्टर में, जहाँ पे उस पर क्वेश्चन पूछ रहते हैं। हाँ जी, वो पुलअप्स नहीं रहता है, आदमी को नहीं दिखाता, ब्लॉक को दिखाता है। तुम जो है ना, जो करते हैं या जो नहीं भी करते, तो जाके पार्क में तो आप देख लें ट्राई करके कि जब आप हैंग करते हैं और रॉड इस लेवल पे है, तो अपने चेस्ट को उसी लेवल पे ला करके उस पर होल्ड करने की कोशिश करोगे। क्या करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, काफ़ी टफ होता है। तो वहाँ पे अभी डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा आगे, जहाँ पे कि तुम एक बार कोशिश करना घर पे जा करके। घर पे दरवाजे में तो लटक सकते हो सभी लोग, दरवाजे में कहीं ना कहीं तुम्हारे आसपास में क्या होगा, तो रॉड लटका होगा, उसमें अपने आप को क्या करोगे, तो लटक करके अपने चेस्ट को उसके बराबर लाने की कोशिश कर। ले तो आओगे तुम, बट क्या करना आगे उससे, होल्ड करना। क्या करना, होल्ड करना। ये ऐसा सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ये हमारे क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन रहेगा। ऊपर देगा ये कपड़ा वपड़ा से कभी डाला है, कपड़ा डालने के लिए क्या लगाते हैं लोग, अरे कहीं पे 2 वायर लगाते हैं, वायर को क्या करते हो, उस पर लूज रखते हो, टाइट कर दो, टाइट कर दो। टाइट करने के बाद क्या करते हो, उस पर क्या डालते हो, कपड़ा डालते हो। कपड़ा डालने से क्या हो जाता है, वो लूज हो जाता है। ऐसा सिचुएशन समझे, तो ये लूज हो गया। लूज होगा मतलब बीच में बेंट हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन समझे। बीच में ऐसा हो गया, जहाँ पे कपड़ा रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। समझ आई बात, कुछ समझ आई बात। अब ये सवाल यही होता है कि गड्ढा हो गया, इसको सीधा करने में, ये गड्ढा हो गया तो इसको सीधा करने में क्या करने में, गड्ढा हो गया, गड्ढा में कितना एंगल, इधर एंगल थीटा, इधर एंगल कितना थीटा, क्या हो गया, गड्ढा हो गया। तो गड्ढा को क्या करना, सीधा करना। तो टेंशन की वैल्यू पता करना होता है, तो इन्फिनाइट टेंशन डेवलप होता है। यही तुम्हें यहाँ पे, तो अपने आप को, तो तुम यहाँ पे गड्ढे में हो, तुम दोनों हाथ है तुम्हारा, और तुम अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हो, स्ट्रेट करना चाहते हो, तो टेंशन कितना डेवलप होगा, हाथ में इन्फिनाइट टेंशन डेवलप होगा। प्रूव करना जिसको देख लिया, अभी प्रूव कर देता हूँ। ऊपर आएगा, ये कितना होगा, नीचे वेट एम जी, ऊपर एम जी देखते रहेगा, नीचे एम जी, इधर कितना टी का कंपोनेंट कौन बताएगा, टी कॉस थीटा, इसका भी कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट भी कितना, तो 2t cos थीटा इक्वल टू कितना, ये लिख दूँ। आप जो है 2t cos थीटा इक्वल टू mg। वैसे तो इतना एक क्वेश्चन ये भी होता है कि टेंशन की वैल्यू बताओ जब वर्टिकल थीटा एंगल बना रहा। अब क्या करना था, क्या बोला था, क्लाइमैक्स क्या था इसका, स्ट्रेट करना। क्लाइमैक्स क्या बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है, कोई भी आदमी तो, हाँ कोई भी आदमी लटक सकता है जा करके, बट क्लाइमैक्स क्या हमारा, स्ट्रेट करना। स्ट्रेट करना का मतलब क्या, थीटा कितना करना, 2 थीटा की वैल्यू 180 करना, या थीटा की वैल्यू कितना करना, 90 करना। क्या करना, तो देख लें यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से टेंशन की वैल्यू, जो लोग नहीं समझ पा रहा बताएगा कि ये क्या पढ़ा रहा है, बोलता है कभी रॉड में लटको। ये जो है तो बोला कि स्ट्रेट करने के लिए, क्या करने के लिए,
अस्सी पे स्पेशल केस कितना थीटा लोगे? थीटा 90 के लिए क्या हो जाएगा टेंशन? तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो टेंशन किसको अप्रोच कर जाएगा? ए इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो जाकर देखो एक बार, ट्राई करके देखो घर पे। ये टेंशन की वैल्यू वैसे तो टी इक्वल टू mg/2 cos थीटा होता है, बट जो है क्या करने के लिए, तो उसे स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल करने के लिए, तो टेंशन कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। टेंशन अप्रोच है इनफाइनाइट। और क्या हो गया? ये थीटा माना ना वर्टिकल से कितना एंगल है, जब स्ट्रेट हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो पूरा एंगल 180 हो जाएगा। थीटा का एंगल कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। किससे एंगल ले रहे थे हम लोग? नॉर्मल से ले रहे थे ना। तो नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? किसको समझ नहीं आया अभी तक? तो 3 फोर्सेस सबको मजा आ गया होगा। ऑब्जेक्ट का वेट, कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स। अगला फोर्स कौन सा डिस्कशन कर रहे थे? सूडो फोर्स। तो आनंद तो सभी लोग ले चुके हैं। सूडो फोर्स पहले तो लिखोगे। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। एम किसका मास है, किसका मास है, किसका मास है? ऑब्जेक्ट का मास है। और ए किसका एक्सेलरेशन है? और सूडो फोर्स का डायरेक्शन, सूडो फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। आर एफ मतलब रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है। सूडो फोर्स का अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। सूडो फोर्स कौन बताएगा मैग्नीट्यूड कितना? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम लिखा हुआ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। और डायरेक्शन सूडो फोर्स का अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। याद होगा रेफरेंस फ्रेम 2 टाइप का बताया था कि अगर कोई ऐसे सिस्टम से तुम ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, जो रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बोलते थे। और वहाँ पे न्यूटन का नियम अप्लीकेबल था, वहाँ पे न्यूटन का नियम है। और ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या है एक्सेलरेशन में, ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या है वहाँ पे न्यूटन का नियम अप्लीकेबल नहीं है। तो अब क्या करना पड़ता है न्यूटन के नियम को अप्लीकेबल करने के लिए? तो क्या लगाना पड़ता है? तो सूडो फोर्स का जन्म क्यों दिया हमने? न्यूटन का नियम को नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिडेट करने के लिए। समझ आई बात नहीं है? हमने अम्ब्रेला क्यों बनाया? बारिश में घूमने के लिए। अरे बारिश में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन अम्ब्रेला लेके जाओगे तो कोई मना करता है क्या तुम्हें? नहीं ना। रेनकोट क्यों बनाया? बारिश में घूमने के लिए, बचना क्या? बारिश में लोग घूमते हैं। अच्छा आप लोग नहीं घूमते? चलिए यहाँ पे तो नहीं घूमते, बाहर जाओगे ना, जो इधर जाएंगे नैनीताल वगैरह जाएंगे या फिर श्रीनगर जाओगे, तो वहाँ बारिश होगा तो खूब नाचते हैं लोग। ऐसे दिल्ली में तो उनको कभी रोड पे नहीं देखोगे, लेकिन चले जाओ श्रीनगर चले जाओगे, वहाँ पे जब बर्फ़ गिरेगा ना तो रोड पे निकल जाएंगे और खूब नाचेंगे, मज़ा आ रहा है, तो उछल कूद कर रहे हैं, एक दूसरे में बर्फ़ मार रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? तो बारिश का भी आनंद लेते हैं लोग, आप लोग भी लेते हैं, बट जगह जगह पे लेते हैं आप, अलग अलग जगहों पे। डायरेक्शन ऑफ जो सूडो फोर्स का डायरेक्शन है अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। समझ आ गया होगा लोगों को? बहुत आसान एग्जाम्पल है, याद हो गया नहीं? ये कहाँ पे लगाएंगे ज़बरदस्ती? सूडो फोर्स। मैं बोलना चाहता हूँ दुनिया का हर एक क्वेश्चन किससे सोल्वेबल है? इनर्शियल फ्रेम में सोल्वेबल है।
दुनिया का हर एक क्वेश्चन किस में सॉल्वेबल है? मतलब ग्राउंड से सॉल्वेबल है। समझ आई बात नहीं आई? लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ग्राउंड से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। कहाँ से आसान हो जाता है? तो फिर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करना आसान हो जाता है। कहाँ पे बैठ करके सॉल्व करना है? नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसलिए हमें दोनों आना चाहिए, हमें दोनों आना चाहिए। समझ आई बात नहीं आई? दुनिया का हर एक क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से सॉल्वेबल है, बट कुछ केस में तो प्रैक्टिकली जो है ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। किससे सॉल्व करना आसान हो जाता है? तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, वहीं पे जाके क्या कर जाओ, बैठ जाओ, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए में दोनों का ज्ञान होना चाहिए। सूडो फोर्स आपने एक्सपीरियंस करा है, आज मैं आप एक डेली एक्सपीरियंस करते, ध्यान सुनोगे। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जैसे आप सुनेंगे पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने एक्सपीरियंस करा। एक बच्चा कहाँ पे, तो बस स्टॉप पे बैठा हुआ, और एक बच्चा किस में बैठा हुआ, बस के अंदर बैठा हुआ। ये बस स्टॉप पे बैठा हुआ, मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्रेम पे बैठा हुआ, स्टेशनरी फ्रेम में बैठा हुआ। और जो बस में बैठा हुआ इनिशियली वो भी इनिशियली स्टेशनरी है। अब देखो कैसे, तुम ही आंसर बताओगे। जैसे बस स्टार्ट होती है, तो बस स्टार्ट होने का मतलब तुम क्या समझते हो? बोले बस स्टार्ट होने को तो एक्सेलरेशन है। कैसे एक्सेलरेशन, कैसे है एक्सेलरेशन? नॉन जीरो क्यों है? क्योंकि बस स्टेशनरी थी, अब फाइनल वेलोसिटी कुछ आ चुका है, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। बस जैसे ही हिलेगी, बस आगे की तरफ हिली तो तुम कहाँ हिलते हो, सीट पे जाके चिपक जाते हो। बस जैसे आगे जाते तो सीट पे चिपक जाते हो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? तो क्यों चिपक गया? तो एक मिनट सुनो ना, तुम बस स्टार्ट हुई, तुम सीट में चिपक गए, तुम फोन से बस स्टॉप वाले से पूछोगे तुम पीछे गया क्या, तो क्या बोलेगा? उससे फ़ोन पे बात करोगे, अरे तो मेरा बस स्टार्ट हुआ मैं पीछे गया। उससे पूछोगे तुम पीछे गया क्या, तो क्या बोलेगा वो? नहीं। तो ये पीछे जाने का आनंद किसने लिया? बस में। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, सूडो फोर्स का आनंद लेने के लिए रेफरेंस फ्रेम के अंदर जाके बैठना पड़ेगा। समझ आई बात? मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी क्वेश्चंस को सूडो फोर्स से सोल्व करेंगे तो हम जाके कहाँ बैठ जाएंगे, तो रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाएंगे। बस में है तो बस में बैठ जाएंगे। बस में ऐसे कितने लोग एक्सपीरियंस करा है कि जैसे बस स्टार्ट होती है या कोई भी व्हीकल स्टार्ट होती है तो तुम कहाँ जाते हो, पीछे की तरफ जाते हो। कितने लोग ऐसे एक्सपीरियंस करा है? अच्छा, बहुत कम लोग। सभी ने करा है ना। बस जब स्टार्ट होती है तो सब लोगों ने ऐसा करा है। तो उसमें यही हो रहा है कि बस जब स्टार्ट होगी तो बस का एक्सेलरेशन आगे है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगा तुम्हारे ऊपर, पीछे लगा। सूडो फोर्स कहाँ लगा? समझ आई बात नहीं आई? और अब क्या हो रहा है, बस मस्ती में चल रहा है। बस क्या कर रहा है, आनंद में चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। तुम भी आनंद में सीट में बैठे हो मस्त एकदम। अब बोलेंगे एक्सेलरेशन कितना है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से भी बस चल रही है तो कोई एक्सेलरेशन जीरो है। अब बस कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल। एक्सेलरेशन जीरो तो सूडो फोर्स कितना हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो सूडो फोर्स कितना है? तुम आराम से तो लेकर नींद भी लेने की कोशिश में चल रहे हो कि नींद भी लेते हैं हम थोड़ा। बस में क्या कर रहे हैं, सफ़र का आनंद लेने के साथ साथ क्या कर रहे हैं आप, नींद का भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अचानक नींद खुलती है, उसने ब्रेक मार दिया, ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक मार दिया। तुम झटके से उठते हो कि क्या किया तुमने, क्या हुआ। कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। ब्रेक मारा, ब्रेक मारने मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम करोगे तो ए की वैल्यू माइनस आएगी। तो ए की वैल्यू माइनस आने के बाद अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, जब ब्रेक मारता है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगता है तुम्हारे ऊपर। तो तुम क्या करते हो, बैठे रहते हो। तुम ऐसे अगर झुक रहे हो तो आगे वाला सीट के डंडे से तुम टकराते हो जाकर के, मजा आ जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम। बहुत गुस्सा आता गया, ड्राइवर को फोड़ देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। समझ आ गई बात? और आनंद ले आप। जैसे डेफिनेटली जो है कि ये सूडो फोर्स डेली एक्सपीरियंस करते हैं, सूडो फोर्स डेली एक्सपीरियंस करते हैं। आप बस में जो है ना, सपोज कि बस में एंट्री कहाँ से, आगे वाले दरवाजे से देते हैं, पीछे वाले से, आगे से। पीछे से एंट्री होती है। तो आराम से सुनेंगे,
सूडो फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आराम से सुनेंगे। आप डेली इसको एक्सपीरियंस करते हैं। बस में एंट्री कहाँ से होती है? पीछे से। और उतरते कहाँ से? ये नियम है, लेकिन आप नियम का तो फॉलो करेंगे नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, नियम कैसे मान लेंगे? तो डेफिनेटली एंट्री कहाँ से होती है? आगे से होता है। कहाँ से है? तुम्हें तो पता ही नहीं था कि पीछे से ही होता है, तुम्हें तो पता यही है कि आगे से ही होता है। हाँ, अब वही तो बता रहा हूँ कि जो हीरो लोग होते तो कहाँ से घुसते हैं? आगे से। आगे से गए, जैसे एंट्री की है, जो ड्राइवर है उसने क्या कर दिया? एक्सीलरेट करा। तो जो हीरो है अपने आप सूडो फोर्स लगता है, वो कहाँ पहुँच जाता है? कंडक्टर के पास पहुँच जाता है। अपने आप ही आपके ऊपर सूडो फोर्स वगैरह, आप आनंद लेते हैं सूडो फोर्स का। आप कहाँ पहुँचे? कंडक्टर के सीट पे जाकर गिरते हैं। ये ऐसे नोट बढ़ाते हैं 10 का 2। अब उसने आपको दिया 10 का टिकट दिया, या जिनको लाल वाला मिलता तो लाल वाला टिकट जिनको मिला। अब जो है कि फिर क्या हुआ? अब बैठे हैं, आपका स्टैंड आने वाला है, आप वहीं खड़े हैं, कंडक्टर के पास ही खड़े। कंडक्टर बोल रहा कहीं बैठ जा भाई। आप बोल नहीं, मैं तो खड़ा ही रहूँगा, मैं हीरो हूँ। तो फिर से ड्राइवर क्या मारता है? ब्रेक मारता है। आप अचानक क्या करते हैं? क्यों पहुँच गए? सूडो फोर्स ले गया आपको। क्या ले गया? अगर आप वहाँ पे किसी तरह का होल्ड नहीं कर रखा, किसी को पकड़ नहीं रखा, तो डेफिनेटली क्या करो? जैसे ब्रेक मारेगा तो कहाँ जाओगे? आगे जाओगे। समझ आ गई बात? और समटाइम्स और बड़ा हीरो तो ड्राइवर और जोर का ब्रेक मारता है, तुम शीशा खोल करके और शीशा तोड़ करके तुम बाहर आ जाते हो। अगर जोर का ब्रेक मारेगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ज़्यादा से सूडो फोर्स होगा। अब ब्रेक मारेगा तो आगे लगेगा, डेफिनेटली तुम शीशा तोड़ करके बाहर निकल जाओगे। समझ? गेट का इंतजार करोगे नहीं तुम। क्लियर हो गया? होगा कॉमन से प्रोसेस है। सूडो फोर्स से तो कॉमन से आपको याद हो गया होगा कि ऐसा कभी ना कभी तो फील कराओ। या कॉमन से जब मेट्रो में तुम चढ़ गए, क्या चल गया? थोड़ा भीड़ भाड़ है मेट्रो में। मेट्रो स्टार्ट होती है, जैसे आप घुस गया, दरवाजा बंद हो गया, स्टार्ट हुआ। जैसे स्टार्ट हुआ, भीड़ भाड़ है, आप खड़े हैं। जैसे स्टार्ट हुआ, पीछे वाले ऐसे पीछे से जाके पीछे वाले से जाके टकराते हैं, तो पीछे वाला तुम्हें बोलता है कि हरकत मत करो। तुम क्या करो? जो भी पीछे वाला आदमियों से आप टकराते हो, वो मना करता तुम्हें कि ऐसे बार बार मत करो। तुम बीच में तुम आनंद होगा कि ठीक है, तुम सॉरी वॉरी बोल के बैलेंस कर दो किस तरह सिचुएशन को। अब तुम स्टेशन पहुंचने वाले, फिर से क्या करता हो? ब्रेक मारता है, तुम आगे वाला से टकराते हो। आगे वाला बोलता है तुम हरकत करते हो बहुत। समझ आ गया लोगों को? आप मतलब आप हीरो हैं, आप किस तरह का होल्ड नहीं कर रखे थे। जो आगे वाला या पीछे वाला आदमी था, क्या कर रखा था? वो होल्ड कर रखा था, उसको कम पर इफेक्ट पड़ रहा था। जब आप फ्री थे तो क्या आपको? तो जब स्टार्ट होगा तो कहाँ जाएंगे? पीछे। और जब ब्रेक मारेगा तो कहाँ जाएंगे? समझ आ गया लोगों को? ये ट्रेन वाले कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं, ध्यान से सुन लोगे। ट्रेन में आपने देख लिया कि जब ब्रेक मारेगा तो कहाँ गिरेंगे आप? आगे। तो वैसे सवाल होता है कि अर्लियर जो बुक्स आने वाले उसमें लिखा था ट्रेन के क्वेश्चंस। तो ट्रेन के क्वेश्चन था कि ट्रेन के नीचे वाले जो बोगी, ट्रेन का जो नीचे वाला बर्थ है, उस पर कोई आदमी बैठा हुआ, कोई आदमी है, और तुम ऊपर वाले बर्थ पे हो। कहाँ पे हो तुम? और तुम चाहते हो कि तुम्हें उसके सर पे एक एप्पल गिराया। तुम्हारा टारगेट होता है कि उसके माउथ पे चला जाए। क्या चला जाए? माउथ पे चला जाए। और माउथ पे चला भी गया। तुम्हारा टारगेट था उसके माउथ में चला जाए, और माउथ में एप्पल क्या चला गया? माउथ में नहीं गया, मतलब जैसे मान लिया कि ऐसे जा रहा है, बाकी माउथ में घुसाने के लिए उसको कुछ तो इफर्ट करना ही पड़ेगा। मतलब माउथ के सामने आगे इतना ही इनफ है, हाँ है नहीं? तो ये सवाल ये दिया जा रहा है कि क्या हो रहा है कि ट्रेन चल रही है, ऊपर वाले बर्थ वाले ने पर्सन ने एप्पल को ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप किया, कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है ये, और माउथ के पास से लेके वो एप्पल पास करा, तो स्टेशन आने वाली है या स्टेशन को तो सी ऑफ करा? अरे स्टेशन आने वाली होगी ना। अरे ऊपर से गिराया, ऊपर से गिराया, ऊपर बैठा है ना, ऊपर से गिराया। और एप्पल को कहाँ से गिराया? ऊपर से गिराया, हाँ है नहीं? तो ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारेगा तो सूडो फोर्स कहाँ लगता है? आगे लगता है। तो एप्पल कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। समझ आई बात नहीं है? और अगर एप्पल बैक में गिरा, मतलब क्या हुआ? तो अभी स्टार्ट हुआ, स्टेशन को भी छोड़ा है गाड़ी ने। स्टेशन से निकलेगी तो कहाँ लगेगा? सूडो फोर्स पीछे। तुम्हारे ऊपर भी पीछे लगता है, तुम कोई से ऑब्जेक्ट को पकड़ होल्ड किए हो तो उसके ऊपर भी क्या लगता है? समझ आई बात नहीं है? तो वो कहाँ जाएगा? अगर स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो पीछे ड्रॉप होगा, और स्टेशन आने वाली है आगे ड्रॉप होगा। ये आगे ड्रॉप हो गया तो क्या है?
स्टेशन आने वाली है, ब्रेक लगी है, स्टेशन आने वाली है। ब्रेक नहीं बोलते हैं, स्टेशन आने वाली है, जाने वाली है। समझ आई बात नहीं? ब्रेक लगा दे तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अगर बोला कि स्टार्ट हो रहा है, स्टेशन से छूट रही है, स्टेशन जा ही रही है अभी, तो मतलब स्टार्ट हुआ, आप खुद ही डिसाइड करोगे कि वहाँ पे क्या होता, या सोल्यूशन आगे होता तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। समझ आ गया नहीं आया? या डेली का भी जैसे कोई लिफ्ट में जाके वेरीफाई कर सकता, देखे इधर लिफ्ट में तो ऐसा चेक कर लोगे सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थोड़ी देर के लिए बस में ऐसा देख लोगे, बस में मैंने बताया था कि बस या मेट्रो में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कर लोगे। मान लिया कि मेट्रो ईस्ट में जा रही है, मेट्रो कहाँ जा रही है, अब मेट्रो स्टार्ट हुई है, तो स्टार्ट हुई तो एक्सेलरेशन भी किधर है, ईस्ट में, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, सभी पे वेस्ट में लगेगा, कोई किसी पे दूसरे डायरेक्शन में भी लगेगा। हर एक आदमी पे कहाँ लगेगा सूडो फोर्स, वेस्ट में लगेगा। हर एक आदमी पे रेफरेंस फ्रेम का अपोजिट में लगेगा। डायरेक्शन तो परमानेंट यही होगा। और मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग होगा या सेम होगा, हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि सबका मास अलग अलग है, सबका मास। समझ आई बात नहीं आई? सारे आदमी का मास अलग अलग है, तो सभी आदमी को सूडो फोर्स क्या लगेगा, जिसका ज़्यादा मास उस पर ज़्यादा सूडो फोर्स लगेगा, ज़्यादा मास। समझ आई बात नहीं है? मतलब कोई मोटा आदमी है तो उसको बस में ज़्यादा चोट लगेगी। अगर सोया हुआ अचानक ब्रेक मार दिया तो टकराएगा, तो जो उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। हाँ या नहीं? क्लियर हो गया लोगों को? तो सूडो फोर्स यहाँ ऐसे देख लो, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स, और लिफ्ट नीचे जा रही है सूडो फोर्स ऊपर। लिफ्ट नीचे जा रही है तो सूडो फोर्स ऊपर, और ऊपर जा रही है सूडो फोर्स नीचे लग रहा, तो लिफ्ट कहाँ जा रही है, और सूडो फोर्स ऊपर लग रहा है तो लिफ्ट नीचे जा रही है। तो सभी तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। कौन सा मजा आया तुम्हें, लिफ्ट में या मैं मेट्रो में? मेट्रो में मजा आया। मेट्रो में कौन सा, मतलब आगे वालों को हिट करना है या पीछे वालों को, या हिट नहीं करना चाहते तुम? ये शांति का टाइम नहीं, क्रांति का टाइम है, तो आप हिट करेंगे। आपके अंदर ऐसे आदत होनी चाहिए कि मैं दूसरे को आगे निकलना है, दूसरे को हिट विट तो करें आप। चलें, क्रांति लाना है। सूडो फोर्स याद रह जाएगा, लिफ्ट में कहाँ लगता है। 3 केस होता है लिफ्ट में। पहला केस जब स्टार्ट होगा, जैसे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रहे हो, तो ग्राउंड फ्लोर से जब स्टार्ट होगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो सूडो फोर्स कहाँ है, और इस फ्लोर पे पहुँचने वाला हो तो क्या कर रहा होगा, वो डिसलेट कर रहा होगा। अरे ब्रेक लगाता है ना, वो भी तो रुकता है ना। तो जब ब्रेक लगाए इस फ्लोर पे आने पे, तो एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो सूडो फोर्स कहाँ हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? मैं एक इवेंट खत्म हो गया, नीचे से स्टार्ट हुआ था ग्राउंड फ्लोर पे, तो सूडो फोर्स कहाँ लगा, और जब इस फ्लोर पे पहुँचने वाले हैं तो एक्सेलरेशन नीचे है, तो सूडो फोर्स तुम्हारे पर कहाँ लग रहा होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा केस सुनोगे। अब इस सेकंड फ्लोर से नीचे जा रहे हो, तो यहाँ से नीचे जा रहे हो तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है किधर, तो अब सूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा। समझ आ गया वो लोगों को? अब नीचे पहुँचोगे तो उसने ब्रेक लगाया होगा, तब लिफ्ट का एक्सेलरेशन कहाँ हो गया, तब कहाँ लगेगा सूडो फोर्स। ऐसा कर लोगे ना, आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो बहुत सारे केस आएंगे अभी लिफ्ट वाले। फिलहाल तो डायरेक्शन क्लियर हो गया वो लोगों को। मैग्नीट्यूड सब पे अलग अलग होगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। सूडो फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ है, तो लिफ्ट का डायरेक्शन किधर है। समझ आ गया होगा? सूडो फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ, तो लिफ्ट कहाँ जा रही है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन साउथ होगा। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा रेफरेंस फ्रेम का। इसका आनंद लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट के अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सूडो फोर्स का आनंद लेने के लिए बस के अंदर जाना पड़ेगा, मेट्रो के अंदर जाना पड़ेगा, लिफ्ट के अंदर जाना पड़ेगा, या किसी भी व्हीकल में बैठते हो तो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। समझ आ गई बात? बाकी यहाँ से हम लोग थ्योरेटिकली कर रहे हैं। क्लास में हम लोग क्या काम करेंगे, तो क्लास में वर्चुअली जाके लिफ्ट के अंदर बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे, लिफ्ट के अंदर बैठ के सोल्व करेंगे। तुमने लिफ्ट का एक्सपीरियंस लिया तो यही बोला था कि सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे तो कहाँ पे जाना पड़ता है। बाकी इसका जो जन्म का कारण क्या होता है, सूडो फोर्स का जन्म कहाँ होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगाते हैं, इनर्शियल फ्रेम में 0 हो जाएगा। ये नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स लगता है। और क्यों लगता है, एनएलएम को वैलिडेट करने के लिए। एनएलएम को
वैलिडेट करने के लिए। बाकी छोटे मोटे ये सब काम तो तुम कर रहे थे। न्यूटन का जो पहला नियम और तीसरा नियम है, न्यूटन का पहला और तीसरा दूसरे नियम से वेरीफाई हो जाता। न्यूटन का पहला और तीसरा, अरे दूसरा नियम ये ना कि एफ इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, यही है ना, एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। हाँ है नहीं, तो पहला नियम में क्या बोलता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो फोर्स कितना, जीरो, या फोर्स जीरो कर दो तो वेलोसिटी क्या रहेगी, समझ नहीं आया। अरे साहब एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मैं बोल रहा हूँ लोकल डायलॉग होता, 9th क्लास में लिखा रहता कि पहला और तीसरा नियम को कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, सेकेंड लॉ से। तो कहाँ से वेरीफाई कर लोगे तुम, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी मतलब क्या बताया था, एम डी पी बाई डी टी, एम इक्वल एम डी पी बाई, फोर्स जीरो कर दो मतलब क्या हो गया। अरे पहला नियम में ये बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दो तो वेलोसिटी क्या रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो वेलोसिटी क्या होगी, डी वी बाई डी टी जीरो, वेलोसिटी क्या होगी। ना समझ में आया, वेरीफाई हो गया नहीं हो गया। लिखने की कोई जरूरत नहीं, जान लो बहुत है। कई क्वेश्चन में लिख रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो दूसरा नियम से क्या कर सकते हैं, पहला और तीसरा को वेरीफाई कर सकते हैं। समझ आ गई बात। पहला और तीसरा को वेरीफाई कर सकते हैं दूसरा नियम से, और सभी कहाँ पे वैलिड है, तो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। यही नहीं बताया जितने कंजर्वेशन प्रिंसिपल में आते हैं फिजिक्स में, सभी लोग कहाँ वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में। और क्या बताया, तो न्यूटन का जो लॉ है डी वी बाई डी टी, लेकिन एफ इक्वल डी पी बाई डी टी, इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। दूसरा नियम से तो वेरीफाई किया जाता है, पूछा जाएगा ये सब कहाँ है, पहला नियम में है या तीसरा नियम में। बी तीसरा 1 to 3 क्वेश्चन याद होगा, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है। अरे दूसरा नियम है ना, पहला नियम है तो एक्सप्रेशन की बात ही नहीं थी। समझ नहीं आता ये सब कौन सा नियम है, सेकंड लॉ। ये पहला नियम में एक्सप्रेशन की बात हुई थी क्या, एक्सप्रेशन की बात कहाँ आती है, समझ आई बात नहीं आई। आगे मूव करोगे, हम लोग 4 फोर्सेस का आइडिया ले लिया, और जो भी फोर्सेज ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं उसको डायग्राम में दिखाने को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं वो सभी दिखाते हैं। उसमें ये एक वर्ड आता है कि कौन से फोर्स दिखाते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे जो डायरेक्ट फोर्स लगते हैं उसको दिखाते हैं। उस ऑब्जेक्ट पे जो डायरेक्ट फोर्स लगते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में उसी को दिखाते हैं। ये देखेंगे, इसका मतलब डायरेक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस ब्लॉक का एफ बी डी बनाना है, एक और ले लें तो बढ़िया दिखेगा। अगर हमें इसका एफ बी डी बनाना है, इसका M1 का, तो M1 पे जो डायरेक्ट फोर्स है वही दिखाएंगे। M1 पे डायरेक्ट फोर्स कौन लगेगा, M1 पे, तो M1 पे कौन लगाएगा डायरेक्ट M1 पे ग्राउंड लगाएगा और M2 लगाएगा। M3 को नहीं दिखाएंगे। M3 का जो एक्शन था वो कहाँ से आ गया, M1 का एफ बी डी बनाएंगे तो M1 पे डायरेक्ट फोर्स यही लोग हैं। इसको क्या बोलते हैं, M1 पे डायरेक्ट फोर्स जो है, M1 पे डायरेक्ट फोर्स को दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। M3G जो लग रहा है, क्या लग रहा है, M3G वो क्या है, इनडायरेक्ट है, अपने आप उसका इफेक्ट ट्रांसफर हो गया N2 से। M1 पे और कोई फोर्स दिख रहा है किसी को, M1 पे किसी को और कोई फोर्स दिख रहा है, बताएगा। अभी स्मूथ सरफेस पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, स्मूथ। वो आगे देखेंगे बैलेंसिंग से, बट फिलहाल जो है तो फोर्सेज के बारे में तो सबको पता चलेगा होगा। इसके कांटेक्ट में तो ये कांटेक्ट फोर्स लगेगा और इसका अपना वेट लगेगा, और M2 को कांटेक्ट में M2 लगाएगा। ये बोलेंगे इनको डायरेक्ट फोर्स। M3 जो M1 पे लगाएगा वो कौन सा फोर्स है, इनडायरेक्ट है, उसका इफेक्ट क्या होगा, N2 से ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैं बोलना चाहूँ कि M3G यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है।
अगर किसका एफ बी डी खींचा हमने, M1 का एफ बी डी खींचा, N2 जो लिखा है N2 M2 लगा रहा है, M2 लगा रहा है M1 पे। हमने कुछ नहीं किया, अपने आप आ जाएगा, इक्वेशन से सब कुछ आ जाएगा। हमने बस दिखा दिया कि हम इतना ही जानता हूँ कि कांटेक्ट में रहेगा तो क्या लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। M1 किसके किसके कांटेक्ट में है, M1 M2 के कांटेक्ट में, M1 ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा और M2 नॉर्मल लगाएगा। और M1 ग्रेविटेशनल फील्ड में तो बेट लगेगा। इनको दिखा दिया, एफबीडी बना दिया, फिनिश, क्लियर है ये? किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा? N2 बताओ, N2 क्यों नहीं लगेगा? हाँ M2 लगाएगा, बोले M2 में कांटेक्ट में हूँ। M2 किसके कांटेक्ट में है? M2 M1 से चिपका हुआ तो कुछ तो लगाएगा ना उस पर। M2 M1 पे चिपका हुआ है तो क्या लगाएगा, चिपकने वाला फोर्स तो लगाएगा ना, कांटेक्ट फोर्स तो लगाएगा ना। हाँ, M2 का वेट जो लगेगा ना, M2 के एफबीडी में दिखाएंगे। M2 जो M1 पे लगाएगा वो नॉर्मल लगाएगा, ऐसे नहीं बोलेगा मैं वेट लगाऊंगा तुम पे। न्यूटन ने वो उसको नाम दिया नॉर्मल। हाँ हाँ जी, M2 पे किसका वेट होगा, M1 पे। बट जो दिखाते समय सिर्फ एफबीडी में डायरेक्ट फोर्स को दिखाते। आप सही बोल रहे हैं कि M2 पे M3 का भी तो आएगा, तो M2 का एफबीडी दिखाएंगे तो M2 पे M3 नॉर्मल से एक्ट करेगा। M3 का वेट M3 में एफबीडी में जाएगा, M3 का वेट। चलें, M1 का एफबीडी आपको दिख गया, मज़ा आया इसमें। अब देखें M2 का, देखें M2 का एफबीडी देखेंगे लोग, M2 का एफबीडी देखेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, हमें तो समझ नहीं आया कैसे कैसे लगा रहा है। आप देखें ऊपर M2 का, ये सब लोग इंटरेस्टेड है ना। देखो काफ़ी लोग मांग कर थे M2G की तरह। देखो M2 का M2G कहाँ पे दिखाएंगे, M2 का एफबीडी में। और M2 किसके किसके से चिपका हुआ है, M2 M1 से चिपका हुआ, तो ये क्या लगाएगा, M1 M2 पे नॉर्मल लगाएगा, वो वैल्यू N2 ही होगा। और M2 किससे चिपका हुआ, तो M3 लगाएगा, N3 मान लिया। जितना ये वाला N2 लग रहा था ना M1 पे, M2 M1 पे जितना N2 लगा रहा था, M1 भी M2 पे उतना ही N2 लगाएगा। यही तो एक्सेंट्रिक ने बताया था नॉर्मल कैसे फोर्स होता है। अरे ये दो ही फोर्स है, इसमें इतना क्या परेशानी है, कौन सा फोर्स में परेशानी हो रही है? N2 देखो, तुम बताओ कि N2 किसने लगाया, N2 की वैल्यू बैलेंस करके निकाल लेंगे, उसमें मत जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग में कहाँ दिक्कत है तुम्हें। चलो तुम्हें इनको मन कर रहा था, यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी होगी, N2 कहाँ है, नीचे है, और कौन नीचे है, M2G, तो N2 प्लस M1G इक्वल टू N1। बैलेंस कर लो, इसमें कौन सी नहीं बात, ऊपर नीचे बैलेंस कर लो। ये ऊपर देखेगा, ये एफबीडी दिखा रहा हूँ, बाकी अब एफबीडी दिखाऊंगा ही नहीं। N2 प्लस M1G इक्वल टू N1, बैलेंस कर लिया। कोई दिक्कत, यहाँ पे कौन बताएगा, M2 का एफबीडी में N3 की वैल्यू, गुड, N3 M3 का एफबीडी कौन बताएगा, M3 नीचे M3G और ऊपर N3 की वैल्यू। देखो देखो, जो परेशान होता देखेगा ना ऊपर, M3 का जो वेट है तो इसके एफबीडी में आएगा,
M3G और ये नॉर्मल लगेगा M2 ऊपर N3, ये बैलेंस कर लोगे। मुझे FBD में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है ना कि यहाँ से N1 N2 N3 जो निकालना था वो तो मैंने पहले निकाल रखा। ये जैसे FBD दिखा दिया गया, FBD में बस एक लाइन मैंने बोलने के लिए खोला था कि FBD में डायरेक्ट फोर्स को दिखाते हैं। समझ आई बात नहीं? बाकी नॉर्मल के वैल्यू तुम जानते हो, यहाँ पे कितना नॉर्मल था, M1 + M2 + M3 × G था। यहाँ पे कितना था, M2 + M3 × G था। यहाँ पे कितना था, ये तो तुम जानते ही हो। वो यहाँ से भी आएगा, N3 की वैल्यू आ गया ना M3G, N3 की वैल्यू यहाँ रख दो, N3 की वैल्यू रख दो तो N2 कितना आ गया यहाँ पे, M2 + M3G आ गया। और N2 की वैल्यू यहाँ रख दो तो N1 की वैल्यू M1 + M2 + M3G आ जाएगा। तो उसको हमें इंटरेस्ट नहीं है सोल्व करने में। मैं एक लाइन आपसे समझाना चाहता, क्या समझाना चाह रहे थे? फ्री बॉडी डायग्राम में डायरेक्ट फोर्स दिखाते हैं। डायरेक्ट फोर्स मतलब जो उस पर डायरेक्ट मारते हैं, जो उस पर डायरेक्ट मारते हैं उसी फोर्स को दिखाते हैं। नहीं समझ आई बात? जो उस पर डायरेक्ट मारते हैं, जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस पर फोर्स लगाया तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अरे मैं इस पर मारूंगा, गिरेगा, तुम्हारे पर चोट लगेगा ना। तो इसका जो मैंने फोर्स लगाया इसके FBD में दिखाएंगे, आपके FBD में मैं जो लगा रहा हूँ वो नहीं दिखेगा। कुछ समझ आ रही बात नहीं रही? जो जिस पे डायरेक्ट लगेगा उसी वही FBD में आता है। बहुत टाइम दे दिया, एक ही लाइन सेंटेंस था, इतना लंबा था ही नहीं है। आगे हम लोग तो फोर्सेज सीख लिया, कुछ एक्सेलरेशन में रिलेशन तो वो पहले सीख लें, उसके बाद हम ना एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट करना सीख लेंगे। तो कंस्टेंट रिलेशन बोलते, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रिलेशन। वेलोसिटी में आपस में रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन या क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन में रिलेशन। एक्सेलरेशन में रिलेशन वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में। बेसिकली होता क्या है, तो जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होगा वही वेलोसिटी में होगा और वही किस में होगा? एक्सेलरेशन में होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने से समझ आ गया होगा। तो हम किस पर लेके काम कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी पर ले काम कर रहा हूँ। वेलोसिटी अगर रिलेशन पता कर लेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करने से एक्सेलरेशन में आ जाएगा, और उसको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट में चले जाएंगे। तो मैं किस में जा रहा हूँ, तो बच्चा जानता है कि देख लेंगे एक्सेलरेशन में आपस में कनेक्शन बहुत ही, तो एक काफ़ी मोस्टली लोग ये डायग्राम देखा होगा, उसी को लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग डाउट भी पूछे हैं इसको, तो उसी से स्टार्ट ही करता रहा हूँ कि यहाँ पे ये इनके वेलोसिटी में रिलेशन या एक्सेलरेशन में रिलेशन तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मोस्टली लोग जो है ये डायग्राम को देखा होगा कभी ना कभी। या तो दो आदमी रहेंगे इधर, या तो क्या रहेगा हमारा, ये बल ये जो होल्ड किया हुआ, ये फिक्स किया हुआ। हर एक किताब में बना हुआ होगा ये डायग्राम, ये क्योंकि कभी IIT के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन को कभी IIT ने एग्ज़ाम में अपने पूछा था। तो इंडिया का जितना बुक है हर एक बुक में एक एग्जाम्पल छपा हुआ होगा। समझ आई बात नहीं? मे भी यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स ना होगा, क्या लिखाया रहता है यहाँ पे, दिखाया था कि ये एरो इधर है और इधर एक एरो है, दोनों एरो से क्या कर रहा है वो दिखाया रहता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों पे ये एरो से इसको खींचा जा रहा है। और सवाल बोला हुआ कि दोनों तरफ से इनको ऐसे पुल करो सिमेट्रिकली, दोनों तरफ से क्या करो, इसे सिमेट्रिकली पुल करो। तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये बोला हुआ ये ब्लॉक जो मिडिल वाला ब्लॉक जो है V वेलोसिटी से किसी इंस्टेंट पे V वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, और ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। दोनों इधर और इधर दोनों तरफ से क्या करोगे, नीचे की तरफ पुल करेंगे। इसे पुल करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? V वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है किसी इंस्टेंट पे, और ये कितना एंगल बना रहा है? तो उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी भी u है। तो u एंड v में रिलेशन निकालना बहुत आसान केस है, मोस्टली भी जानते होंगे। बाकी मैं तो वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसके बेसिस पे तो 10 एग्जांपल तो आपको मिलेंगे। अगर ये समझ जाएंगे तो 10 को आप कर लेंगे आराम से। समझें आप? डायग्राम क्लियर हो गया?
मोस्टली लोगों ने हर एक बुक में डायग्राम बना हुआ तो देखा ही होगा। बाकी वी और यू में तो रिलेशन भी आपको पता ही होगा, वी एंड यू में और रिलेशन भी पता ही होगा कि जो वी की वैल्यू होती है यू बाई कॉस थीटा है, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर कैसे था वो वेरीफाई कर देता हूँ। रेडी हैं सब लोग? डायग्राम देख लिया? ये मैंने ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक ना दिखा के 2 एरो दिखाए रहते हैं, ये दोनों कहाँ जा रहा है? नीचे खींच रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? बीच वाला किसी इंस्टेंट पे वो वी से जा रहा है और ये कितने एंगल से कितने स्पीड जा रहा है? नीचे यू से जा रहा है, और वो एंगल कितना कितना दिया होगा? थीटा थीटा दिया होगा, किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल मेंटेन कर रहा है। रेडी हैं सब लोग? बहुत आसान कंसेप्ट से सिखा रहा हूँ। क्या कौन सा केस बोलते हैं हम लोग? तो टेंशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है? टेंशन कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। और याद होगा पावर के बारे में बताया था, इंस्टेंटेनियस पावर कितना होता है? एफ डॉट वी, एफ डॉट वी इंस्टेंटेनियस पावर, एफ डॉट वी फोर्स एफ का पावर कितना? देख लेगा वेक्टर में सब लोगों को बताया गया था, नहीं जानते तो एक बार सुन लेंगे। एफ डॉट वी, एफ डॉट डी क्या था? वर्क डन था। एफ डॉट वी क्या था? इंस्टेंटेनियस पावर था। थीटा एंगल पे कितना लिखा था? याद होगा लोगों को? 0 डिग्री पे कितना? प्लस एफ वी, और 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो बस इसका मैं यूज करना है इसमें, और जनरल नॉलेज यूज कर लेंगे। जो टेंशन होता है ना, यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगा, क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होता है, तो टेंशन फोर्स को कौन सा फोर्स मानते हैं? इंटरनल फोर्स होता है। वो कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? तो इंटरनल फोर्स जो का टेंशन जो होता है, इंटरनल फोर्स का जो पावर होता है पूरे सिस्टम में वो 0 होता है। ये फंडा याद रखेंगे। इंटरनल फोर्स का पावर पूरे सिस्टम में कितना होता है? 0 होता है। इंटरनल फोर्स का जो टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। टेंशन कैसा फोर्स है? सिस्टम के लिए किसी स्ट्रिंग में डेवलप किया टेंशन, तो कैसा फोर्स होता है? उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। हमारे स्टडी में तो टेंशन है ही ना, हमारे स्टडी में स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग इंटरनल सिस्टम हो गया। तो उसमें जो टेंशन है वो कैसा सिस्टम है? इंटरनल फोर्स है। कैसा है? और दूसरा डायलॉग क्या होता है? इंटरनल फोर्स का जो पावर होता है कितना होता है? पूरे सिस्टम में जो पावर की डिलीवरी करेगी वो कितना करता है? वो 0 पावर का डिलीवरी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि टेंशन हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ कितना पावर डिलीवर करता है? 0। कितना डिलीवर करता है? तो ऊपर देखेंगे, अब खत्म हो गया। पावर वाला सिस्टम समझ में आया आपको? फार्मूला बता दोगे? एफ डॉट वी होता है फार्मूला इंस्टेंटेनियस पावर का। खोल के बोलेंगे एफ वी कॉस थीटा, जी थीटा एंगल पे किसके बीच का एंगल? थीटा। फोर्स एंड वेलोसिटी में थीटा एंगल, फोर्स एंड वेलोसिटी में थीटा एंगल था। पावर की वैल्यू एफ वी कॉस थीटा, 0 डिग्री एंगल पे प्लस एफ वी, और 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे किसके बीच का एंगल? फोर्स एंड वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं टेंशन के पावर, टेंशन के कारण पावर कितना होगा? 0। टेंशन के कारण पावर की वैल्यू कितनी होती है? तो उसी फंडे से आंसर निकलेगा। यू और वी में रिलेशन ऊपर देखता रहेगा। ये टेंशन यहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे ब्लॉक लटका हुआ है, यहाँ ब्लॉक लटका हुआ, तो टेंशन कहाँ लग रहा होगा? यहाँ टेंशन ऊपर लग रहा होगा, मान लेते टी लग रहा है। और यहाँ भी कहाँ लग रहा है? यहाँ टी लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है। समझ आ गया? तो ये टेंशन यहाँ भी टी लगेगा, नहीं लगेगा? और यहाँ भी क्या लगेगा? बोलो बोलो, दिख गया? ये टी, यही टेंशन रहेगा ना। ये तो स्ट्रिंग है, बीच में कहीं मास आया है क्या? नहीं आया ना। तो टेंशन सब जगह पे क्या रहेगा? बोलो, ठीक है सब कुछ? ये टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग में टी ले लिया, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये टेंशन टी, और यहाँ पे भी टेंशन एक्ट कर रहा होगा, टेंशन टी, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ टेंशन क्या लग रहा होगा? रेडी हैं सब लोग? टेंशन के कारण पावर कितना होता है? 0। यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे देखो टेंशन कहाँ है? ऊपर। अब वेलोसिटी कहाँ है? दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे टेंशन का पावर -TU या +TU? यहाँ पे टेंशन का पावर -TU, और यहाँ भी टेंशन का पावर, ठीक है? तो -TU एंड -TU 2 बार लिख दूँ,
और यहाँ बोलोगे यहाँ पे टेंशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितनी होगी? थीटा। तो यहाँ पे टेंशन का पावर कितना? T इंटू वी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे भी T इंटू वी इंटू कॉस थीटा, प्लस में माइनस में? तो जीरो से गेट करते हैं, U एंड V में रिलेशन निकल जाएगा। TU माइनस में माइनस TU प्लस TB कॉस थीटा, TB कॉस थीटा। और भी वेरियस तरीके होते हैं इसको डिराइव करने के लिए। बेहतर तरीका ये होता है पावर से सोल्व करना, बाकी और भी तरीके होते हैं, थ्योरेटिकली भी बता देता हूँ, बट मोस्टली जो है तो ये फंडे से तो मोस्टली जगह पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैथमेटिकल मेथड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन में तो इन्फॉर्म किया रहता है कि जो ब्लॉक्स है तो उनका मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, मूवमेंट के लिए किधर फ्री हैं वो। यहाँ आप दिखा जाएगा कि दोनों ब्लॉक्स को कहाँ ले जा रहे हैं, यू से नीचे ले जा रहे हैं, तो बीच वाला डेफिनेटली कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऐसे तुम्हें पता चल जाएगा सिचुएशन से, ठीक है। अब यू और वी में क्या रिलेशन आ गया? टी सब जगह से मार दोगे तो यू इजिकल टू वी की वैल्यू यू बाई कॉस थीटा। गाड़ी वाड़ी ना तुम देखा हो घर पे, तो तुम ये सब थोड़े चीज़ें घर पे किया करो, तुम्हें आगे पढ़ने में फ़ायदा मिलेगा। देखो ना गाड़ी जब चलती है तो उसका पहिया क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे देखोगे जाकर के रोड ऑब्जर्वेशन लेगो ना तो याद कम रखना पड़ेगा। आगे चैप्टर्स में मैकेनिक्स में पूरा जो लोकल लाइफ में होता है वही पढ़ते हैं। सूडो फोर्स मोस्टली लोगों ने डेली एक्सपीरियंस करते हैं। आप सूडो फोर्स से मोस्टली लोग कॉमन सा है, कहीं बाइक पे जा रहे हैं, क्या होता तो बाइक पे जा रहे हैं, अचानक स्कूटर स्टार्ट होती है, अंकल स्कूटर चला रहे हैं, आंटी पीछे गिर जाती है। अचानक स्टार्ट किया, पीछे सूडो फोर्स लगा, पीछे अगर स्टॉपर नहीं है, पता चला अंकल मार्केट में पहुंच गया, देखे पीछे तो है ही नहीं। सूडो फोर्स तो लगता ही है। जब अंकल अगर आंटी नहीं गिरी तो अंकल ज़्यादा जोर से ब्रेक मारते, तो आंटी ज़्यादा तो फोर्स से हिट करती है, फिर बोलती है अजीत थोड़ा धीरे चलाओ। सूडो फोर्स लगता है कॉमन सी बात है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन लोगे तो तुम्हें आसान रहेगा कि हाँ कहीं पे क्वेश्चंस को फिजिकली तुम लेके सिचुएशन को एनालाइज करके आंसर सही निकाल लोगे। कोई बताया कि जो तुम्हारी ये जो फिजिक्स है तो क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलते हैं। तो इसमें जो है तो डेली लाइफ का मोस्ट नहीं पढ़ना। वैसे बताते हैं कि रोड पे गाड़ी चल रही है तो देखोगे, साइकिल चल रही है, कोई भी व्हीकल चल रही है, तो पहिया क्लॉकवाइज चलता तो कहाँ जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ जाता है। पहले तो ये तो देख लेना कि आगे जा रही है, मोस्टली गाड़ी आगे जाती रहती है, तो कौन सा मोशन कर रहा है तो आगे जा रही है। देखो क्या बैठ फिर, ऐसे नहीं जवाब देते हैं। हमने क्या बोला, देखने के लिए ये आगे जाते, मोस्टली गाड़ी आगे जाती रहती है, तो उसको देख लो पहिया को तुम क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, देखोगे जा करके क्या करोगे, देखेंगे कल बताना या अगली बार बताना कि सर हमने तो देखा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, या गाड़ी आगे जा रही थी तो ऐसे घूम रहा है, पीछे जा रही तो ऐसे घूम रहा है। ये देखने के बाद किया जाता है। समझ आई बात नहीं है। अभी आप जो बता रहे हैं तो वो ऐसे बता रहे हैं, आप अभी जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अभी गाड़ी देखा क्या, मैंने जब आपको टास्क दिया तो आपने देखा गाड़ी नहीं, तो क्यों जवाब दे रहे हैं आप। हम बोल रहे प्रैक्टिकल करके आओ तब बताओ। समझ आई बात। प्रैक्टिकल वगैरह तो करा होगा ना स्कूल कॉलेज में, तुम जाके ऐसे तो तुम्हें कौन सा कुछ दिया होगा ना, पाउडर वगैरह दिए जाते हैं, साल्ट देते हैं या ग्लूकोज देते हैं, तो ग्लूकोज क्या बोलते हैं, चाट लेते बोलते ग्लूकोज चाहिए, ऐसा नहीं करते ना। उसको पूरा प्रैक्टिकल करना होता है, उसके प्रॉपर्टी प्रूव करना होता है, तभी बताते हैं ना कि ऐसा ऐसा है, लिखना भी पड़ता है। तो बोला कि आप व्हीकल को जाके देखेंगे, आगे जा रही है, आंखों से देखेंगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये देख लिया एक और अच्छा अरे आगे जा रही है, घूम रहा है, ऐसा वो डिसाइड कर लिया फाइनल, कागज़ पे लिख लिया या हाथ पे लिख लिया, उसको उल्टा भी देखा, अरे कोई गाड़ी पीछे जा रही थी तो क्या हो रहा था वहाँ। समझ आई बात नहीं। अब ये देख लिया तो क्या देखेंगे, ये देख लिया तो कोई देखेंगे कोई व्हीकल इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ती है तो क्या क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन पे कैसे कैसे घूमता है, या इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से नीचे आता तो क्या होता है। तो रोड पे ऐसा आपको दिख जाएगा मोशन। बाकी हम लोग आगे क्लास में तो डिस्कशन करेंगे ये सब,
फिलहाल हमने ऐसे सिचुएशन दिखा दिया। सी ऊपर देखेंगे, ये v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा आ गया। ये 4 ऑप्शन रहेगा, टिक कर देंगे, क्लियर हो गया होगा। 4 ऑप्शन ऊपर आगे देखेगा, आगे जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसमें, इसको ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हो तुम। देख लोगे कुछ क्वेश्चन ये आईआईटी के एग्जाम में कभी पूछा गया था। आगे देख लोगे, अगर इसको कुछ जगहों पे किताबों में आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं बने हुए, ये है ही नहीं, ये वाला पार्ट नहीं है, यहीं तक फिक्स किया हो, फिनिश, इतना ही है। ये पुली है और यहीं से जाके तो खत्म हो जा रहा है सिस्टम। समझ आई बात, नहीं आई कुछ? डेफिनेटली अभी क्या वो फिक्स कर दिया, तो अभी इसको नीचे खींचेंगे तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? समझ आ गया? अगर ये नीचे करेंगे, इसके वैल्यू से यू से नीचे ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? तो अब यहाँ पे यू और वी में रिलेशन निकालना, तो ये वाला माइनस टी यू और ये वाला टी बी कॉस थीटा और टी बी कॉस थीटा और ये वाला माइनस टी यू क्या हो गया? हट जाएगा। तो जो रिलेशन आएगा नोट करके रख लेंगे। हाँ हाँ जी, उसे फिक्स कर दिया। इसको फिक्स कर दिया है, तो इसको फिक्स कर दिया है, तो ये उतार लेंगे। उतारने में तो टू भी v इक्वल टू यू बाई टू कॉस थीटा। टेंशन तो स्ट्रिंग सेम है, लाइट है, बीच में कोई मास नहीं आ रहा तो टेंशन सेम रहेगा। बीच में कहीं पे मास भी नहीं आया तो टेंशन क्या लेंगे? ये ऐसा सिचुएशन दिया हो, या तो ये देख लें, अगर किसी को दिक्कत हो तो पुली हटा के ऐसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। ये पुली डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया गया। एक ही उधर फिक्स किया हुआ, बाकी यदि इसको खींचेंगे तो डेफिनेटली कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। सेम डायग्राम है, कोई फर्क नहीं है इससे, आंसर वही रहेगा। ये सोल्यूशन में रिलेशन समझ में आ गया? तो ऐसे कहीं भी डिराइव कर सकते हो। ये वेलोसिटी में रिलेशन आ गया था, इसको डिफरेंशिएट कर दो, किस में बन जाएगा? ये एक्सेलरेशन में बन जाएगा। यही अगर एक्सेलरेशन में लिखना होता, अगर एक्सेलरेशन दिए रहते तो क्या कर लेते तुम? बीच वाले के एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी, जो बीच वाले का एक्सेलरेशन v से जा रहा है और a2 से जा रहा था, a2 इक्वल टू ये a1 आ जाता है, यहाँ पे a1 आ जाता है, यहाँ पे क्या आता है? तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन बन जाता है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए करना होता तो क्या करते थे? इंटीग्रेट कर देते। तो हम लोग किसी एक का रिलेशन निकाल लेते, बाकी उसी को रेप्लिकेट कर देते। समझ आ गया? देख लें बरमोरीज, तो ये काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन डाउट पूछे हमसे, देख लो ऐसा दिया हुआ, जल्दी जल्दी देख लोगे, बहुत कुछ रहा नहीं इसमें करने को। अगर तुम पावर इंस्टेंटेनियस पावर लिख करके जीरो से इक्वेट कर दोगे, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। इसमें ये चीज़ दिया रहेगा, ध्यान से देख लोगे। ये ध्यान इंश्योर करना है कि दिया रहता है कि जो ब्लॉक है हमारा कौन सा सरफेस पे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। ये दिया जा रहा है कि इसको कितने से एक्सेलेरेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको यू से ले जा रहे हैं। यहाँ ब्लॉक लगा दें, या ब्लॉक नहीं है तो डायरेक्टली पुल कर सकते हैं। यहाँ से यू से पुल कर रहे हैं, और ये जो है ये वाला स्क्वायर में दिया हुआ, ये कहाँ मूव करने के लिए फ्री है? हवा में मूव कर रहा है या सरफेस में मूव कर रहा है? तो दिया रहेगा ये सरफेस में मूव करता है। इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन कंस्ट्रेंट दिया रहेगा किधर मूव करने के लिए फ्री है। समझ आ गई बात? अब यू और वी में रिलेशन निकालना, कुछ एंगल दिया रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से। कहाँ से एंगल ले लूँ? जहाँ से दिया रहेगा वहीं से नोटिस कर लोगे। हॉरिजॉन्टल से ले लूँ या वर्टिकल से ले लूँ? वर्टिकल से दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल से काफ़ी दिखाया है, एक बार वर्टिकल से दिखा देता हूँ। सिचुएशन क्लियर हो गया?
ये कहाँ पे चल रहा है, यू वेलोसिस यहाँ चल रहा है, और ये कहाँ चल रहा है, बी वेलोसिस यहाँ चल रहा है। ये यू और वी में क्या निकालना है, और रिलेशन निकालना है। बोलेंगे टेंशन का कारण जो पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा टोटल, यहाँ पे टेंशन किधर होगा, माइनस आई कैप में, अब वेलोसिटी किधर है, आई कैप में, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, तो माइनस टी यू लिख दो। और इसके लिए ये टेंशन इधर, अब वेलोसिटी इधर, टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस, तो इंस्टेंटेनियस पावर टी वी साइन थीटा, वेरी गुड, टी वी कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। या होशियार लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये क्या था हमारा, टी था ना, ये क्या था हमारा, टी था, तो टी का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा, तो टी वी साइन थीटा 0 डिग्री एंगल पे हो गया। वेलोसिटी इधर परमानेंट है, इसका कंपोनेंट इधर लोगे टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा और वी में कितना एंगल 0, और जबकि टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इन वी में कितना एंगल 90, तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अरे नलीफाई हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो एंगल से, या किसी जो टेंशन का कंपोनेंट लेके काम कर सकते हो, एक ही बात है। अगर टेंशन का कंपोनेंट लोगे तो टेंशन का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इधर आएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और वेलोसिटी इधर, एंगल कितना दोनों में, तो खत्म हो गया। और टी का इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा और वेलोसिटी भी, दोनों के बीच का एंगल, तो कितना आ जाएगा, टी वी साइन थीटा आ जाएगा। या ये भी टी वी साइन थीटा ही लिखा हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। जिनको कोई कन्फ्यूजन है तो बता देंगे। तो ऐसा रिलेशन आ जाएगा, 4 ऑप्शन में टिक आउट कर देंगे। यू दिया रहेगा तो वी निकल जाएगा, वी दिया तो यू निकल जाएगा। क्लियर बात है ये। तो कहीं भी ऐसी पावर 0 करके तो यू वी में रिलेशन, एस रिलेशन में रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कुछ और रिलेशन इसका मैं लूँगा फिलहाल, जो है ना कुछ एस रिलेशन के क्वेश्चन हम लोग करें, देखेंगे। ऐसे कुछ डायग्राम होते हैं, बहुत फेमस डायग्राम, हर एक बच्चा जानता है। ऊपर देगा, ऊपर देखेगा, कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट निकालने जा रहे हैं। ये जो है तो इसको क्या बोलते हैं, दुनिया में जो है तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी होगी। ऊपर देगा, दुनिया में 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती है, इनको आप पॉसिबिलिटी को तो आइडेंटिफाई कर लें। यूजुअली जो है तो क्वेश्चंस में डायग्राम बनाए रहता है। आपको क्या सीखने के लिए बुलाया, सोल्यूशन सीख के बुलाया जाता है कि तुम सोल्यूशन सीख के आए हो नहीं आए हो, समझ आएगा। दुनिया में कितने तरह के डायग्राम होते हैं, 3 होंगे। एक कहाँ पे रहेगा ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल पे, दूसरा ब्लॉक इसको क्या बोलेंगे, इंक्लाइन पे, तीसरा कहाँ पे ब्लॉक है, खत्म हुई बात। 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। या तो ग्राउंड पे रहेगा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल में है, या इंक्लाइंड प्लेन पे रहेगा, या हवा में रहेगा, या तीनों को क्लब कर दें। या तो तीनों को क्या कर दें, क्लब कर दें। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया, और क्या कर दें, तीसरा एक लटका दें। तीनों को क्लब कर दिया। क्लब करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए तो क्या ले लिया हमने, तो पुली ले लिया। कनेक्ट हो गया ना। ये डायग्राम पॉसिबल होते हैं, या तो तीनों ही साथ हों, समझ आ गई बात, या फिर ऐसा हो जाए। अब इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे। अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा नहीं, फिर से तुम छापो, अकल में ले जाए। ऐसा कर दिया, अब क्या हो गया, ये एक वर्टिकल में, एक कहाँ पे है, इनक्लाइंड पे है। या तो ऑल 3 का कम्बिनेशन रहेगा, या 2-2 का कम्बिनेशन रहेगा, समझ आई बात नहीं है। या सभी लोग हॉरिजॉन्टल खेलेंगे, या सभी लोग कहाँ खेलेंगे, इंक्लाइंड पे, या सभी लोग कहाँ खेलेंगे, वर्टिकल में खेलेंगे, समझ आई बात नहीं। या सब एक बार क्या होगा, तीनों खेलेंगे, क्या खेलेंगे,
कौन सा खेल खेलते हैं इसमें? ये एच फॉर हॉरिजेंटल, आई फॉर इंक्लाइंड, वी फॉर वर्टिकल, तो पूरा ही खेलेंगे। हॉरिजेंटल, इंक्लाइंड, वर्टिकल तीनों पूरा, या तो पूरा खेल लें या क्या खेलें, एच भी खेलें या आई भी खेलें, एच भी, आई भी, या एच आई, या फिर एच एच, या फिर आई आई, या फिर वी वी का ऐसा, वी का डायग्राम ऐसा हो गया। वी दोनों लोग कहाँ हैं? वर्टिकल वर्टिकल, दोनों लोग कहाँ हैं? वर्टिकल वर्टिकल, कंप्लीट वर्टिकल में मजा आएगा। भी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? समझ आई बात नहीं है? अब तीसरा एक और लगा दिया, चौथा लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। क्लियर बात है ये? आम का पार्टी, आम सुना होगा ना कि तुम, अभी फेस्टिवल तो ख़त्म हो गया, आम का फेस्टिवल होता है, जिसमें क्या होता है, आम रहेगा रखा हुआ, जाके खाइए, कौन ज़्यादा खाता है। ऐसा नहीं सुना तुमने? अरे यहाँ भी तो होता है, कौन सा, हरिनगर में कोई पार्क है, वहाँ भी तो फेस्टिवल चलता है, या उधर भी इंडिया गेट या रामलीला मैदान, इन सब जो पार्टी होती है ऐसी, जहाँ पे सिर्फ आम खा के आना है तुम्हें, या फिर रसगुल्ला का पार्टी होता है। उसमें पहले तुम्हें रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि तुमने इतना खा रखा है, ठीक है। सबको अलाउ नहीं करते क्या, सब आओ खाओ जाओ, ऐसा नहीं। एक तुम्हारे पास पार्टिकुलर ऑलरेडी रिकॉर्ड होना चाहिए, इतना तुम बॉर्डर पार कर चुके हो। तुम्हें रसगुल्ला खाओ प्रतियोगिता में जाओगे, तुम्हें रिकॉर्ड पहले तुम्हारा, तुम कहीं पे रिकॉर्ड बना चुके हो 500 रसगुल्ले खा चुका। अब 500 के अलावा अब एक्स्ट्रा उसमें चैलेंज होता है कि अब उससे ज़्यादा खा के दिखाओ। समझ आई बात नहीं है? ऐसा नहीं कि तुम गए 5 रसगुल्ले के बाद बोले मेरा तो हम नहीं जा रहा। एक बेसिक तो आपको चाहिए कि इतना रिकॉर्ड किए हुए, तुम रिकॉर्ड कायम कर रखा है। क्लियर बात हो गई? ऐसे नहीं कि तुम जो है ना कि चलें फिलहाल जो है ये क्या है, तो 2 लोग M2 में ऊपर देगा, बहुत आसान काम है, ऊपर देगा। हमें करना होगा तो पूरे फिजिक्स में, ये पूरे चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर में क्या करना होगा, ऊपर देगा इतना ही करना था। FANTA, फंटा। F फॉर नेट फोर्स, F फॉर क्या बोलते हैं, पूरे चैप्टर में या तो बोलेगा नेट फोर्स निकालो, ये A फॉर एक्सेलरेशन, A फॉर एक्सेलरेशन निकालो, M1 M2 का एक्सेलरेशन निकालो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। N फॉर नॉर्मल फोर्स निकालो, जहाँ पे कॉन्टैक्ट रहेंगे क्या निकालो, नॉर्मल फोर्स। T फॉर टेंशन निकालो, M1 M2 को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। या लास्ट में फिर से ये है, किसके लिए है, एक्सेलरेशन के लिए। तो बस इतना ही काम करना होगा। पूरे क्वेश्चन जाके घर पे क्वेश्चन कितना भी क्वेश्चन कर लोगे, हर एक में या तो क्या पूछेगा, एक्सेलरेशन निकालो या नॉर्मल निकालो या टेंशन निकालो या क्या निकालो, तो नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, टेंशन, नॉर्मल, इसी का गेम है, ठीक है। ये फिलहाल यहाँ पे क्या सवाल है, एक्सेलरेशन निकालो, M1 M2 का एक्सेलरेशन निकालो, और क्या निकाले हैं, तो M1 M2 को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में क्या निकाले, टेंशन निकालें। और ये सीलिंग में, ये सीलिंग में क्या निकालें, टेंशन निकालें। ऊपर देगा, रेडी है सब लोग? एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर देगा। फैंटा का मतलब समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या पूछा जाता है, ये पता चल गया। अब एक्सेलरेशन के बारे में ऊपर देगा। एक्सेलरेशन गली मोहल्ले का हर एक बच्चे को पता है, किसी भी गली में रहते हो कोई फर्क नहीं है, एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना होता है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ 5 तरीके से, आंसर निकालने के 5 तरीके तुम्हें समझा दे रहा हूँ, जैसे तुम्हें अच्छा लगे आगे रख लोगे। जब भी ये नियम कहाँ पे अप्लाई करोगे, एक्सेलरेशन में याद होगा, कल बताया था कि नेट फोर्स बाई टोटल मास होता है। टोटल मास कितना इन्वॉल्व है यहाँ पे, ये पुली मासलेस है, पुली का मास नहीं है यहाँ पे। पुली क्या है, मासलेस पढ़ रहे हैं अभी। पुली का मास कहाँ आएगा, रोटेशन में जाकर आएगा। यहाँ पे अभी तक हम लोग मोमेंटम तक इवेंट क्या पढ़ते रहेंगे, मासलेस पुली। एक आध केस स्पेशल केस मिलेगा, अदरवाइज पुली मासलेस रहेगा। ब्लॉक सभी मासलेस के हैं। रेडी हैं सब लोग? तो एक्सेलरेशन के लिए कल क्या बताया था, नेट फोर्स बाई टोटल मास। टोटल मास है कितना यहाँ पे, M1 + M2, और ऊपर में क्या कर लिखना, नेट फोर्स। नेट फोर्स बाई टोटल मास कल ही बताया था, सभी को बताया था कि नेट फोर्स बाई टोटल मास, जहाँ पे सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड रहेंगे तो क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बाई टोटल मास। टोटल मास कितना, और कल बताया था नेट फोर्स के बारे में, बताया था कल कि नेट फोर्स में किसको काउंट करते हैं, जो उसमें एक्सेलरेशन काउच करेगा,
या काउच करने के लिए ट्राई कर रहा है, उसी को किस में काउंट करेंगे? नेट फोर्स में काउंट करेंगे, हाँ या नहीं? इसका जो M1 M2G लगेगा, इसका जो M2G लगेगा वो इसको एक्सेलरेशन का क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? अरे है, अगर नहीं बंधा होता तो इसका M2G ही ले जाता है ना इसको कौन नीचे ले जाता है? M2G एक्सेलरेशन G से जाता है ना नीचे। कैसे तुम बता दो कि G से जा रहा है? M2G को M2 से डिवाइड करते हैं तभी तो G आता है ना। तो ऑब्जेक्ट का वेट ही उसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ। और जब इसको काट दोगे तो M1 भी कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? M1 G के कारण ही जाएगा। तो M1G और M2G यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? है। M1G और M2G किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो M1G और M2G नेट फोर्स में काउंट होगा नहीं होगा? होगा। M1G M2G नेट फोर्स में काउंट होगा या नहीं होगा? ठीक है। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बताओगे, नेट फोर्स बाई टोटल मास। टोटल मास बताओगे, टोटल मास M1 प्लस M2। नेट फोर्स में वो फोर्स आएंगे जो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। वो बोल रहा है चल तू, एक्सेलरेशन से चल तू। समझ आई बात नहीं है? वो नेट फोर्स में वही आएगा जो उसको ले जाने के लिए बोल रहा है। इसको M2G बोल रहा है मैं ले जाऊंगा तुम्हें, मैं ले जाऊंगा, और इसको क्या बोल रहा है M1G। तो अगर दोनों अलग अलग होते दोनों क्या करता है? ले जाता है M2G M1G, चल तू, हाँ या नहीं? लेकिन दोनों को बांध दिया, देखेगा दोनों को बांध दिया, तब ऊपर देखता रहेगा। अभी यहीं पे कंट्रोल क्लाइमेक्स है। दोनों को बांध देते हैं तो क्या होता है? M2G मानते हैं कि भारी है। M2G क्या है? भारी है। माना ना कोई M1 M2 में कोई भारी होगा तो क्या बोला? ये बोलेगा चल। लेकिन M1G, अब ये दोनों कनेक्टेड सिस्टम है, M1G क्या कर रहा है? अपोज कर रहे हैं। अब दोनों बांध दिया तो क्या बोल रहा है? ये तो खींच रहा है इधर। जबकि इस सिस्टम को देखोगे, इसको सीधा कर दो स्ट्रिंग को, ये वाला सिस्टम को सीधा करके देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? ऐसा दिखेगा। सीधा करके देखोगे तो इधर क्या दिख रहा है तुम्हें? M2G और ये किधर दिख रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन नेट कितना निकाल लोगे? याद होगा वेक्टर से करते आ रहे हैं। एक अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना हो जाता है? माइनस कर देते हैं। 180 डिग्री पर रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? समझ नहीं आया? देखो आंखों से देखोगे ना तो यही केस ये भी है। ये ले जा रहा है और वो क्या कर रहा है? मना कर रहा है। ये ले जा रहा है और क्या कर रहा है? मना कर रहा है। ये ले जा रहा है और क्या कर रहा है? मना कर रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना? अब बोलोगे ये ले जा रहा है और वो अपोज कर रहा है, ये दिख रहा है आपको लग रहा है कहाँ? ये तो ये नीचे ही लग रहा है, ये भी नीचे लग रहा है, कहाँ दिख रहा है हमें? तुम ज़बरदस्ती बोल रहे हो दिख रहा है। ये ले जा रहा है और ये क्या कर रहा है? देखना कहाँ से है? इस रोप पे बैठ के देखना है। बोलो मैं रोप पे कैसे बैठूंगा? रोप पे बैठना नहीं है, हमें देखना है लाइन ऑफ मोशन क्या है सिस्टम का। तो ये जब नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? तो लाइन ऑफ मोशन ये है। तो लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग दोनों फोर्स को देखो, हमें लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग दोनों फोर्स को देखो। ये लाइन ऑफ मोशन है तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? अरे लाइन ऑफ मोशन ऐसे ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये ले जा रहा है और ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये ले जा रहा है और ये क्या कर रहा है? समझ आई बात? ये ले जा रहा है और वो M2G माइनस M1G नेट फोर्स और टोटल मास कौन सा? M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। एक लाइन सुनना था, लाइन ऑफ मोशन होता है। लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग फोर्सेस को देखते हैं, वो डायरेक्शन अगर सेम रहता तो जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमें ये दोनों माइनस जे कब से नहीं मतलब होना चाहिए। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, अरे माइनस जे कब, आज तक तो समझाया था ये माइनस जे कब तो सही है, बट हमें रोप पे बैठ के देखना, लाइन ऑफ मोशन में देखना। तो लाइन ऑफ मोशन के लिए दोनों फोर्सेस क्या है? अपोजिट है। हमारा लाइन ऑफ मोशन क्या है? लाइन ऑफ मोशन इधर है, नीचे जा रहा है। तो लाइन ऑफ मोशन पे दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अपोजिट में। तो दोनों अपोजिट में तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। याद हो गया? तो नेट फोर्स कितना हो गया? M2 माइनस M1 इंटू G बटे M2 प्लस नेट फोर्स बाई टोटल मास से एक्सेलरेशन निकल गया। समझ आ गया वो लोगों को? एक्सेलरेशन की वैल्यू नेट फोर्स बाई टोटल मास से। आपको मजा आया? आ गया? वर्टिकल सिस्टम में ऐसे भी निकाल लेते, एक तरीका तो ऐसे देख लो, नेट फोर्स बाई टोटल मास। वर्टिकल सिस्टम में देख लो कैसा,
वर्टिकल सिस्टम देख लोगे, पुली रहता है, वर्टिकल वर्टिकल का गेम है, तो पुली के एक साइड कुछ मासेज होंगे, दूसरे साइड कुछ मासेज होंगे, ठीक है। तो मासेज को पता कर लो, भारी देख लोगे, हल्का देख लोगे, और न्यूमरेटर में भारी माइनस हल्का कर लोगे, और डिनोमिनेटर में भारी प्लस हल्का करके इंटू जी से गुना कर दोगे, इस तरह से निकल जाएगा। वर्टिकल वर्टिकल में लटका हुआ है, जहाँ पे वर्टिकल वर्टिकल में क्या है, तो पुली के राइट और लेफ्ट में देख लोगे, एक तरफ भारी आ जाएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा, तो भारी माइनस हल्का बटे भारी प्लस हल्का इंटू जी कर देंगे, खत्म हुई बात। भारी प्लस हल्का माइनस भारी माइनस हल्का बटे जी, हाँ है नहीं, कौन ले जाएगा, M2 भारी है तो M2 ले जाएगा। गाना तो सुना होगा, ले जाएंगे M2 वाले ले जाएंगे, ऐसा नहीं सुना, ले जाएंगे भारी वाले ले जाएंगे, भारी रहेगा तो क्या करेगा, गाय खेत वगैरह में बोलते रहते, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस कहाँ जाएगी, M2 भारी है तो M2 जाएगा और M1 आएगा, M2 जाएगा और M1, नेट फोर्स कितना हो गया, M2 माइनस M1 बटे M2 प्लस M1 इंटू जी, भारी माइनस हल्का बटे भारी प्लस हल्का इंटू जी कहाँ पे लागू होगा, जहाँ पे सभी लोग वर्टिकल वर्टिकल में होंगे, जहाँ पे जैसा जब क्या खेलेंगे आप लोग, वर्टिकल वर्टिकल खेलेंगे। क्लियर हो गया लोगों को? ओके, किसी को दिक्कत है पूछ लेंगे, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे इसमें।